हेलो फ्रेंड्स, आई एम ओम त्रिवेदी एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वाचिंग एफएमएसएम विद ओम। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बच्चों, आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप सब मेरे साथ बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस पेपर को। बहुत लेट्स हैव लॉट्स ऑफ फन इनटू दिस पेपर एंड आई स्पेशली वेलकम यू ऑल। आइदर आप सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं या सीएमए कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट ने जो ये पेपर आपको दिया है बहुत सोच समझ के दिया है। ये वो पेपर है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। इट्स अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट and mark my words, this is the easiest paper that you are going to face in your whole professional career. This is easy, this is very interesting and mark my words, this is very scoring. So इसी attitude के साथ let's get started with this paper. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि फाइनेंस को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कोई भी शख्स किसी को पढ़ा नहीं सकता, तो मैं ही क्या चीज हूं। बट सर, आपने तो कहा कि आप हमारे एफएमएसएम के मेंटोर बनने वाले हो। यस, मैं मेंटोर बनने वाला हूं, बट पढ़ाने के लिए नहीं। लेट्स नॉट फोकस ऑन स्टडिंग इट, लेट्स फोकस ऑन लर्निंग इट। यस, फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती है और इसको हम पढ़ नहीं सकते। पढ़ी हुई चीज एक बार पढ़ी जाती है, लेकिन सीखी हुई चीज, कहते हैं ना कि लर्निंग बंद नहीं होनी चाहिए। जितना मतलब आपको अगर सीखते रहना है, आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होते रहना है, तो आपको सीखते रहना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ पेपर इन ब्रीफ आई विल इंट्रोड्यूस। दिस इज इजी, ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग प्रोवाइडेड यू लर्न इट। सो गाइज, वी आर गोइंग टू लर्न दिस पेपर एंड वी आर टू लर्न, वी नीड टू लर्न कॉन्सेप्ट्स। अगर हमें लर्निंग करनी है तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को करने के बाद दिल से एक ही आवाज आनी चाहिए कि चीते की चाल बाज की नजर, और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करते। नहीं करते तो नहीं करते बॉस। और अगर कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है सीखने के लिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें हमारे कॉन्सेप्ट से प्यार होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट लविंग इट। वो कहते हैं दिल में इश्क को दे जगह ऐ मेरे दोस्त, इल्म से शायरी नहीं आती। तो एक्चुअली अगर हमें ये पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पूरा पेपर अगर हमें कॉन्सेप्चुअली सीखना है, तो हमें इससे मोहब्बत करना पड़ेगा। और मोहब्बत तो तभी हो सकती है जब शिद्दत हो, और शिद्दत तभी हो सकती है हर दिन हम ये सोचे सीखते हुए कि आज दुनिया खत्म होने वाली है और आज हमें सब कुछ करना है, सब कुछ सीखना है, एज इफ दिस इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ एंड यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग। So guys, let's get started with this kind of commitment. I can guarantee you one thing, that we are going to have lots of fun into the whole paper. हम बहुत मजे करने वाले हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकली आपको लेके जाऊंगा, एकदम कॉन्सेप्चुअली लेके जाऊंगा, सिलेबस ओरिएंटेड, 100% एग्जाम ओरिएंटेड आपको लेके जाऊंगा। और साथ ही साथ आपको ये गारंटी दूंगा कि आपका बेस, आपका फाउंडेशन इतना मजबूत होगा। इसीलिए अगले 2 लेक्चर में फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस पे लगाने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 पार्ट है, एक है फाइनेंशियल और दूसरा है मैनेजमेंट। पेपर नंबर 6 है सीए इंटर के स्टूडेंट्स का और बाकी बच्चों का। तो जैसे ही मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पहले 2 लेक्चर आपके लिए लगाऊंगा, आप ये समझ लो आपका फाइनेंस खत्म हो जाएगा, सिर्फ मैनेजमेंट रह जाएगा। तो क्यों ना इन 2 लेक्चर्स को हम बहुत प्यार से करें, बहुत एक्सप्लोर करके करें। मतलब पूरा फंडामेंटल आपका इतना जबरदस्त तैयार करूंगा कि, और इस तरीके से आपको नरिश करूंगा, इस तरीके से आपकी सीख, आपकी समझ, आपकी विजडम को मैं बढ़ाने वाला हूं इन पर्टिकुलर 2 लेक्चर्स के अंदर, कि आपको सिर्फ मैनेजमेंट करना है फाइनेंस का और वो बहुत इजी लगेगा। मतलब 2 लेक्चर के बाद मैं कह दूंगा मेरा फाइनेंस का लेक्चर खत्म हो गया, लेट्स डू सम मैनेजमेंट राइट नाउ एंड वी आर गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ फन, राइट? सो लेट्स रॉक द शो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। एंड बिफोर आई स्टार्ट, आई नीड सर्टेन कमिटमेंट्स फ्रॉम यू ऑल्सो। मेरी कमिटमेंट है कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग बनाऊंगा। मेरी कमिटमेंट है मैं स्टॉक मार्केट की भी इनपुट्स और नॉलेज आपको दूंगा। मेरी कमिटमेंट है मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की समझ दूंगा। मेरी कमिटमेंट है मैं डेटा एनालिटिक्स करना सिखाऊंगा। मेरी कमिटमेंट है कि एग्जाम का हर क्वेश्चन आपसे होने वाला है। मेरी कमिटमेंट है कि मैं आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाला हूं। अब आपकी कमिटमेंट की बारी। आप सब लोग मुझे लिख के सबसे पहले मेरा नंबर लो, 9958300572। ये गोल्डन नंबर है, अपने पास रखना। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे मेरे से कम्युनिकेट करते रहना। और आप आज मुझे स्टार्ट से सबसे पहले ये 4-5 कमिटमेंट देने वाले हो। एंड ट्रस्ट मी एंड promise me that you are going to do this. If you are really my student and you are ready to learn, I am sure that you are going to share this message with me. मैसेज का जो पहला पार्ट होगा बच्चे, सबसे पहले
आई लव FM एंड SM भी जोड़ देना। सबसे पहला पार्ट मतलब बड़ा वाला हार्ट बना के मुझे भेजना है, यस यू लव FM एंड SM, क्योंकि जैसे ही आपकी कमिटमेंट होगी ना, आपका दिल इसके लिए धड़कना शुरू हो जाएगा। हमने धड़कन को भी सीने में छुपा रखा है, तो वो धड़केगा तो समझो कुछ अच्छा होने वाला है। दूसरा, सर आप 100% अटेंडेंस देने वाले हो मेरी क्लास में, 100% कॉन्टिन्यूटी के साथ। अगर आप लाइव नहीं, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो रोज एक लेक्चर आप देखने वाले हो, ऐसा आप मेरे को प्लीज कमिट करना, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू बी द की टू सक्सेस। तीसरी चीज आप मुझे टारगेट करके लिखने वाले हो, सर 100 आउट ऑफ 100, मतलब 100% के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, 100% के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम 100 मार्क्स लाने के लिए, 100 मार्क्स लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब FM में 50 आउट ऑफ 50 अपने को चाहिए, 62 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, हम 50 मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। ये मेरे को पहली कमिटमेंट आपसे चाहिए। आई होप यू आर गोइंग टू गिव मी। चौथी कमिटमेंट जो आपको मुझे करनी है, ज्यादा कुछ नहीं यार, बहुत बेसिक बातें मांग रहा हूं, दिल मतलब दिल थोड़ा ही मांग रहा हूं, मैं तो सिर्फ छोटी छोटी बातें मांग रहा हूं। और ये आपके जो नोटबुक आप बनाने वाले हो, उसके पहले पेज पे ये कमिटमेंट लिखी होनी चाहिए, सो दैट ये रोज आपको रिमाइंड करेगी। आप 2 कॉपीज बनाने वाले हो। पहली कॉपी आपकी होगी कॉन्सेप्ट की, जो मैं आपको दूंगा। दूसरी कॉपी होगी आपके प्रैक्टिस की, क्योंकि मैं आपको 2 बड़ी बड़ी मोटी मोटी अच्छी खासी हेल्दी तंदुरुस्त खिला पिला के तैयार की हुई किताबें, बुक्स आपको भेजने वाला हूं, जो जा चुकी हैं आपको। एक का नाम होगा वॉल्यूम 1 ऑफ FM सिंप्लीफाइड 3.0 और दूसरे का नाम होगा FM सिंप्लीफाइड 3.0 वॉल्यूम 2। 2 पार्ट में बुक तैयार की है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया कंपाइलेशन है। 70s से लेके आज तक फाइनेंस में जो कुछ भी करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग, अभी के सिलेबस को ध्यान में रख के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुछ भी है, वो सब उसके अंदर है, वो सारा आपको कवर करवाऊंगा। बुक का इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा, बुक आप बाद में देखेंगे, अभी एकदम फंडामेंटल। तो ये 4 कमिटमेंट आप मेरे साथ 2 कॉपियां नोट्स की और कॉन्सेप्ट की अलग अलग बनाने वाले हो, 100 आउट ऑफ 100 के लिए काम करने वाले हो, 100% आपकी अटेंडेंस होगी, कंसिस्टेंसी होगी, और सर आई लव FM का मैसेज आप दोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम कमिटमेंट जो मुझे आपसे चाहिए, कमिटमेंट नंबर 5 माय डियर फ्रेंड्स, क्वेरी की कमिटमेंट चाहिए। क्वेरी, क्लास तो हो जाएगी शुरू, लेकिन उससे पहले गुरु काम शुरू। क्वेरी, जैसे ही आप क्लास में हो, जहां भी हो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, जब भी आपको डाउट आए, क्लास को पॉज करने का मेरे मित्र, और मेरे इस नंबर पे मुझे डाउट को उसी समय व्हाट्सएप करने का। डाउट क्वेरी सेंड मी। सर आप लिखेंगे यस सर आई विल सेंड क्वेरी एज एंड व्हेन इट अकर्स। जब जहां जैसे ही क्वेरी मेरे को रेज होती है, व्हेन इट इज रेज्ड आई विल आस्क यू। एंड आपको पता है ना, मैं डेली बेसिस पे 8 to 10 PM इन द इवनिंग में रोज 8 से 10 बजे 2 घंटे बैठ के सिर्फ बच्चों के डाउट लेता हूं। तो मुझे उम्मीद है कोई मुझे निराश नहीं करने वाला है, मैं भी आपको निराश नहीं करूंगा। अगर कोई क्वेरी आपके ऊपर नीचे हुई तो एक डंडी लगा के, क्वेश्चन मार्क लगा के मेरे को तुरंत भेजने का, क्योंकि डाउट रहेगा ना फाइनेंस में तो लर्निंग तो छोड़ो, पढ़ तो पाएंगे नहीं अपा, पढ़ने की तो बात ही छोड़ दो, लर्निंग रुक जाएगी अपनी, और लर्निंग रुक जाएगी तो सारा पर्पस खराब हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन दिस फंडामेंटल ऑफ FM। सो गाइस, अब काम करना शुरू करें, स्टार्ट करें। Financial management. What is financial management? And today I'm going to start your fundamentals of finance. My topic is fundamentals of finance. Yes, 2 lecture finance खत्म, management चालू. This is my commitment. तो सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, what is financial management? आप बता सकते हो मुझे? Anyone, please guys, come on, speak up. Please बोलो, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो. What is financial management? Tell me. What is financial management? मुझे पता है बहुत सारे रटे रटाए जवाब आने वाले हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मेरे लिए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ साइंस ऑफ मनी। बहुत ही सिंपल सी बात है, साइंस ऑफ मनी, राइट। नंबर 2, एंड द आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी। सो अगर एक लाइन में मुझे बोलना हो साइंस एंड आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी, बोल सकता हूं क्या मैं?
मेरे लिए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पैसे को, रोकड़े को, संपत्ति को, मेरे एफडी को, मेरे स्टॉक्स को, मेरे शेयर्स को, मेरे डिवेंचर्स को, मनी के जितने भी फॉर्म हैं, जितने भी जगह मैंने अपने पैसे को घुमा रखा है, फेंक रखा है, जमा कर रखा है, कबाड़ कर रखा है, जो कुछ भी कर रखा है, या डे टू डे ऑपरेशन में जो मैंने पैसे लगा रखे हैं, पैसे तो मैंने बहुत जगह लगा रखे हैं, वो सबको कैसे मैनेज करना है, इसी के आर्ट एंड साइंस को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन में काहे को जाने का, नहीं जाने का, अभी जब वक्त आएगा थियरी का पार्ट तो करेंगे, अभी प्रैक्टिकली समझना है। सर बट ये सब कुछ समझ में आ गया, साइंस है, आर्ट है, ये तो सुनते आ रहे हैं बचपन से। सर आपने कहा कि सर मनी, व्हाट इज मनी? ओ मनी, मनी तो बंदे का नाम भी होता है, बोलो मनी क्या है? सर वो बचपन में पढ़ा था, मनी मनी बहुत कुछ करती है, और मनी को, मनी मतलब रुपया, मतलब करेंसी, मतलब ये मतलब वो, मेरे को इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मेरे लिए तो बेटा ऐसा है, मनी इज व्हाट मनी डज, मुद्रा वो है जो मुद्रा का काम करती है। अगर एक्सचेंज करती हो तो वो मनी है, इन्वेस्टमेंट में आती हो काम तो वो मनी है, कुछ खरीदती हो तो वो मनी है। मतलब कोई भी तरह से आप ये समझ लो, मेरे लिए तो सिंपल सी डेफिनेशन है, मनी इज व्हाट मनी डज, इजंट इट? पैसा वो है जो पैसे का काम करती है। जो भी पैसा, जो कुछ भी पैसा कर सकता है, जो भी मेरी करेंसी जो भी कर सकती है, जो कुछ भी वो करती है, वही मनी की डेफिनेशन है। मेरे लिए मनी की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कोई डेफिनेशन नहीं है। देखो मैंने दोनों चीजें आपको वैसे ही डिफाइन कर दी, बिल्कुल फंडामेंटल। अब सर मनी क्या हो सकती है? मनी को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज में काम आ सकती है। अच्छा जी, तो सर ये पैसा वैसा ही रहता है जो आज है और जो कल है, जो कल था, जो कल होगा, ऐसा ही होता है? बिल्कुल नहीं होता है सर। मनी क्या करती है? वैल्यू क्रिएट करती है, वैल्यू क्रिएशन करती है। सर इसको सिंपल बताओ ना, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू ऐड करती है, वैल्यू एडिशन करती है। और सिंपल बताओ ना सर, अगर एक बिजनेस पैसा को कहीं इन्वेस्ट करता है ना, कहीं को इन्वेस्ट करता है ना, तो वो उसको प्रॉफिट देती है, उसको प्रॉफिट देती है, वैल्यू ऐड करती है। वो उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बनाती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है। अच्छा, इससे कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। अच्छा, कंपनी के लिए वैल्यू हो रही है, क्रिएट हो रही है ना। शॉर्ट टर्म में ये सब इमीडिएटली करती है, एंड लॉन्ग टर्म में यही पैसा वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है। मतलब मार्केट में मेरा वर्थ, नेटवर्थ को बढ़ा देता है, मेरे नेटवर्थ को बढ़ा देता है ना। मैंने स्टॉक में पैसा लगाया, मैंने एक कंपनी खड़ी करी, उसका मार्केट कैप 600 करोड़ का है, उत्तरी 600 करोड़। सर ये 6000 करोड़ हो गया। सर ये 4,35,900 करोड़ हो गया, रतन टाटा साहब की तरह। तो सर ये क्या है? ये वेल्थ को मैक्सिमाइज करती है, ये वेल्थ को मैक्सिमाइज करती है। बट सर इसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। मनी करती तो बहुत कुछ है, और पैसे की औकात बदलती रहती है, राइट? 600, 6000 ऐसे ना, ऐसे बदलती रहती है, पैसे की औकात बदलती रहती है, और पैसा हमारी औकात को भी बदलता है। बट कैसे? यही पढ़ने वाले हैं। ये रंग कैसे दिखाता है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पैसे की औकात कैसे बदलती है। उसका सबसे बढ़िया पिक्चर आपको देखने को मिलता है अगर आप स्टॉक मार्केट को देखो, बहुत ध्यान से देखो। आज का बीएससी का सेंसेक्स देखो, निफ्टी, सेंसेक्स सुना होगा ना, ये सब एनएससी, बीएससी, ये सब सुना होगा। देखो यहां पे, देखो ये स्टॉक मार्केट की मूवमेंट जरा देखो। ये देखो 86,600 से 80,600 से शुरू हुआ। ध्यान से सुनना, ये क्या है? ये बेसिकली एक इंडिकेटर है कि मार्केट में पैसे की औकात कैसे घट बढ़ रही है ना। हर सेकंड, हर पल पल हालात बदल रहे हैं। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। अब देखो इसका दिल और इसका हालात, दिल के धड़कन की तरह ये भी बदलती है ना। इसलिए मैंने बोला इससे इश्क करो और हमेशा आज के डेट में जियो। देखो आज क्या हुआ, सेंसेक्स 218 यूनिट 218.14, मतलब 0.27% की छलांग लगा गया। मतलब आज सबके पैसे जो मार्केट में लगे हुए थे ना, टोटल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, बीएससी पे, सेंसेक्स पे जो इन्वेस्टमेंट, जितनी भी कंपनियों के पैसे लगे हुए थे ना, ओवरऑल ऑन एन एवरेज 0.27% उनकी औकात आज की डेट में बढ़ी है।
आज की डेट में उनकी औकात बड़ी है। इन ब्रीफ ऐसा ऐसा सोचो, मोटा मोटा, अभी आपको निट्टीज एंड ग्रिटीज में लेके नहीं गया हो, आप एकदम पहली बार सुन रहे हो। पैसा रंग बदल रहा है, ये स्टॉक मार्केट रोज सुनते हैं अपन, सोशल मीडिया इधर उधर दिन भर, तो एक मोटा मोटा आइडिया लग रहा है कि चीज बदल रही है। मतलब आज जो मेरे पास 100 रुपया है, हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था सर, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपैक्ट होता है, तब तो फॉर्मूले लगाने में बिजी थे। अभी उन फॉर्मूले को छोड़ो, फॉर्मूले से ज्यादा उनकी कैलकुलेशन का एप्लीकेशन दिखाऊंगा, कैसे रंग बदलती है दुनिया और कैसे हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चलता है, उसी के आजू बाजू चलता है बॉस, उसी के आजू बाजू। तो जरा उस मेमोरी को शार्प करने की कोशिश करना, जो टीवीएम में आपके सर ने, जो भी सर ने आपको पढ़ाया था उस समय, तो उस मेमोरी को जरा बैक एंड पे लेके आने की कोशिश करना, आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो आपको समझ में आएगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे हमारे को हेल्प करने वाला है। और अभी तो मैं टाइम मशीन पे भी लेके जाने वाला हूं, इजंट इट, अभी मैं टाइम मशीन पे भी लेके जाने वाला हूं। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रहेंगी, तो इनको नोट भी कर लो। सबसे पहले जो आपको, मैंने कहा था ना हर एक नोट बनाना है, आपको एक नोटबुक बनानी है। मैं आपको क्या करूंगा, शुरुआत है ना तो थोड़ा सा आपको गाइड करना पड़ेगा। मैं ना हर एक टॉपिक कराने के बाद ना आपको एक ऐसा फुल स्क्रीन दूंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को यहां पॉज करना है और ये पेज नोट करना है। जब तक तो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, जब तक तो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, जब तक समझना है। उसके बाद जैसे ही मैं आपको वक्त दूंगा, हर 15-20 मिनट पे आपको एक बार टाइम दूंगा, बेटा ये लो स्क्रीन लो, और मैं चालू रहूंगा, लेकिन आपको फुल स्क्रीन दूंगा, बस वहां आपको पॉज करके वो पेज नोट करना है, फिर अगला पेज दूंगा वो पेज। ये ना प्रोसेस हमारा पूरे सिलेबस में चलता रहेगा। अच्छा, वक्त ऐसा भी आएगा कि छोटी छोटी ट्रेनिंग काम आएगी थ्रू आउट द सिलेबस। वक्त ऐसा भी आएगा कि मैं तुम्हें अचानक से बोल दूंगा, ये वाला ना पोर्शन मैंने सॉल्व किया, इसका अगला वाला तुम करो, ये लो फुल स्क्रीन, और तुम्हारा स्क्रीन मैं फुल कर दूंगा और मैं गायब हो जाऊंगा। इसका मतलब ये होगा, वैसे तो मैं लेक्चर चालू रखूंगा, लेकिन इसका मीनिंग ये होगा कि फुल स्क्रीन को आपको पॉज करके, और उस समय वाली जो एक्टिविटी दी ना मैंने आपको, कोई कैलकुलेशन, उसी समय निपटा के अपनी कॉपी में उसको रिजर्व करने का और फिर मेरे लेक्चर को आगे देखने का। ऐसा ना हो कि मैंने दिया और आपने सोचा चलो सर तो आ ही जाएंगे, तो चलो वही शुरू हो जाते हैं, ये नालायकी नहीं करनी, मजा नहीं आएगा। ये पूरा साइंटिफिकली मैंने ये पूरा लेक्चर प्लान किया है, बस मेरे को फॉलो करना। आप देखना जब लेक्चर खत्म होगा ना, जैसे 2 घंटे का लेक्चर तुमने देखा, तुम्हारा 2 घंटे का सारा काम भी खत्म हो गया मेरे साथ। हाँ, उस लेक्चर को देखने में तुम्हें 2.5 घंटे लगेंगे, वो आधे घंटे ना वो सब एक्टिविटी करवा के, मतलब क्लास की चीज क्लास में खत्म करके जाऊंगा। तो आपको ना मुझे फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर उस समय आपने थोड़ी सी आलस कर लिया, यार चलना सर तो आ ही रहा, फिर कर लूंगा ना सर के जाने के बाद, वो होता नहीं बेटा, बाद में नहीं होगा, साथ साथ होगा। चलो हम साथ साथ हैं, हमने कमिटमेंट करी है। तो सबसे पहले ये पेज नोट करो जो आपको कमिटमेंट मुझे करके भेजनी है। देन ये जो छोटी छोटी बातें आपको बताई फाइनेंस के बारे में, ये जरूर नोट करना, यहीं से आपका पेज शुरू होता है, यहां तक आपको नोट करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट। आप पॉज करके नोट करके मित्रों फिर आगे जाएंगे जैसा आपने मुझे कमिट किया है। एकदम नोट करके आगे बढ़ना है। देखो इससे 2 फायदे हैं, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट, मैं लेक्चर के दौरान ही आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपको मैनेज करके दे रहा हूं, पूरा साइंटिफिक लेक्चर है ये, पूरा सोचा समझा प्लान लेक्चर है। और दूसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आपको आदत होती है ना काम को टालने की, वो नहीं करने दूंगा। बस आप मुझे फॉलो करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको इसके लिए स्पेशल मोटिवेशनल सेशन लगाने की जरूरत नहीं है, लेक्चर ही अपने आप में मोटिवेशन है, राइट। चलो बहुत मजे करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। अब सर बात कर लेते हैं जरा, अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, आइए जरा देखते हैं, क्योंकि फाइनेंस है तो भाई डेटा से, आंकड़ों से बात करनी पड़ेगी। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस, देखो इन बच्चों की तरह स्कोर करना है ना, आर यू रियली सीरियस एंड रेडी टू स्कोर? इसी टेक्निक से इन्होंने स्कोर किया है, कोई मैंने स्पेशल कुछ भी नहीं किया है। टीचर का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, मैंने पहले ही कह दिया, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, हम सब मिलकर सीखने वाले हैं। और फाइनेंस सीखी जा सकती है, कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, ऐसा धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ, तो मैं क्या चीज हूं, ठीक है। चलो मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं। देखो सबसे पहले देखो, एक ना मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं ओटीसी वर्चुअल्स का, एकदम मैंने खुद से बनाया एक क्वेश्चन आपके लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके आजू बाजू में समेट दूंगा। देखना ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। ओटीसी वर्चुअल इन्वेस्ट ₹5,000 इन 3 डिफरेंट सेक्टर्स। मतलब मेरे पास 500 करोड़ रुपए एक सेक्टर में लगाया, 500 मतलब 3 प्रोजेक्ट मिले मुझे, 3 डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के ऑप्शन मिले, यही कहने की कोशिश मैं कर रहा हूं।
और मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं। अरे भाई है मतलब कहां से आए तेरे पास 500 करोड़ रुपए ओम त्रिवेदी? डाका डाला है? नहीं नहीं डाका नहीं डाला। फिर कहां से आए तेरे पास? मतलब मुकेश अंबानी ने दिया है? हाँ हो सकता है। अच्छा बैंक ने दिया? हो सकता है। इन्वेस्टर्स ने दिया? हो सकता है। शेयर होल्डर्स ने दिया? हो सकता है। इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व में था? पता नहीं। मतलब बहुत सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस होंगे ना। सोचो सोचो सोचो, ये 500 करोड़ रुपए, अरे ये क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। रुको, ऐसे मत सोचना सर क्वेश्चन बना डाला 5 मिनट। अरे अभी नहीं, अभी ये क्वेश्चन चलेगा आधा घंटा। आधे घंटे में कम से कम 20 बातें सिखा दूंगा इसी के अंदर। तो वी हैव टू लर्न लाइक दैट। अभी एकदम शुरुआत है, अभी जटर पटर नहीं करने का, ठीक है। तो 3 सेक्टर में 500 करोड़ रुपए लगाए भाई। पैसे कहां से आए? मान लो ये ओटीसी वर्चुअल ना होके मुकेश अंबानी होता तो तुम क्या कहते? मिस्टर मुकेश अंबानी, नोट करना भाई। CMD of Reliance Industries Limited, a corporate, big corporate. Now he has 500 crore rupee, right? Now the question is, अभी बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे सर 500 करोड़ रुपए ना इसने क्या किया मुकेश अंबानी ने, कुछ तो इसने रिजर्व एंड सरप्लस से लिया। ओए होए काके, रिजर्व एंड सरप्लस से लिया मतलब सर जिसे हम बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स, जो पैसा हमने बचा के रखा था प्रॉफिट का वो हिस्सा, रिटेन्ड अर्निंग रिजर्व एंड सरप्लस से लिया। आइदर तो वहां से ले सकता है। देखो सोर्सेस बता रहा हूं। जो मैंने पूछा था ना सवाल, ये पैसा कहां से आया तेरे पास, तो उसने बोला रिटेन्ड अर्निंग से आया। बोला ना मालिक, सारा तो इतना तो रिटेन्ड अर्निंग था नहीं हमारे पास, तो हमने कुछ पैसा जो है इक्विटी इश्यू कर दिया, तो इक्विटी शेयर होल्डर से लिया। अब इक्विटी से भी सारा नहीं आया तो हमने क्या किया सर, हमने कुछ पैसा, या सारा पैसा डिपेंड करता है, वो सब बाद में बात करेंगे, कौन सा पैसा कहां से लिया, क्यों लिया, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कहां से लेना चाहिए था कहां से नहीं लेना चाहिए था। अब ये तो भैया एज अ CFO मैं आपकी जिम्मेदारी तय करूंगा, एज ए फाइनेंस मैनेजर मैं आपसे पूछूंगा। अभी जब फंडामेंटल से सीखते हैं, वो हो सकता है सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू कर दिया हमने। सर नहीं सर ये तो बड़ा महंगा लग रहा था मेरे को, ये लोग बड़े नखरे करते हैं। सर हमने क्या किया, टर्म लोन ले लिया सर बैंक से। टर्म लोन कैसा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये बाद में बताऊंगा आपको। हमने सर क्या किया ना, हमने डिवेंचर्स बॉन्ड्स इश्यू कर दिए, डिवेंचर्स इश्यू कर दिए, कोई बात नहीं। तो सर ये सब ना हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस हैं, क्या बोलूंगा मैं इनको, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अब तू है उसका फाइनेंस मैनेजर, हाँ भाई राहुल, चैतन्य, हाँ जी, रिया, वर्मा साहब, मतलब आप लोग ही हो ना, मालिक तो आप ही लोग हो। तो कैसा है, तो आप हो CFO या फाइनेंस मैनेजर, FM आप ही हो फाइनेंस मैनेजर। तो आपने डिसाइड करना है सोर्स, मुकेश अंबानी ने आप पे छोड़ दिया है सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। और स्पेशली ध्यान रखना एक चीज, ये वाले को काट देंगे हम ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बात करती है कि वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, पैसे की औकात बदलती रहेगी। लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, ये कोर ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी CFO का, फाइनेंस मैनेजर का। पैसा लगाया है ना, तो हम भी चाहते हैं ना जीवन के अंत में हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, हम CA बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर नौकरियां करने जाएंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट को सलाह देंगे, और फिर धीरे 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 अपने पास अथाह संपत्ति होगी। मतलब एक दिन में तो नहीं होगी ना, बस आज लिया और आज फेरारी लगी है, ऐसा तो नहीं होगा ना। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, पेशेंस रखो मेरे दोस्त। इसी तरह से धीरे धीरे बनते बनते देखोगे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते चले जाएंगे और आप फाइनेंस में एकदम मास्टर हो जाओगे। जब ये सिलेबस खत्म करूंगा ना, आपको मास्टरी होगी, गारंटी देता हूं। हर तरह की थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट सब समझ में आएगा। अभी एकदम फंडा से शुरू कर रहे हैं, तो कैसा, ठीक। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इसको सोर्स ऑफ फाइनेंस कहते हैं। और यहां पे हम
लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की बात करते एफएम के अंदर, शॉर्ट टर्म का क्या करते बताऊंगा समय आने पे, अभी लॉन्ग टर्म की बात करेंगे यहां पे इस पेपर के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर, बिकॉज अल्टीमेट गोल क्या है अपना, लॉन्ग टर्म में वेल्थ को, संपत्ति को मैक्सिमाइज करना, वैल्यू को ऐड करना। और वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, वॉरेन बफे, नाम सुना है? वॉरेन बफे स्टॉक मार्केट का जायंट है, ये इन्वेस्टमेंट किंग कहते हैं इसको। इसकी एक फेमस स्टेटमेंट है, आप नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं, कि स्टॉक मार्केट हो या इंसान हो, एक दिन उसने जाना ऊपर ही होता है। आजकल इसको कॉपी पेस्ट करके बड़े सारे लोग बोलते हैं, उसकी एक बुक है उसके अंदर ये मेंशन्ड है, मैंने बचपन में पढ़ी थी, बचपन में मतलब जब मैं एमबीए फाइनेंस कर रहा था तब पढ़ी थी। क्या? कि भैया स्टॉक मार्केट हो या इंसान हो, एक दिन जाना ऊपर ही होता है। याद करो भाई, इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज 30,000, तो इसी जमाने में 15,000, आज 81,000 82,000 की बात करते हैं हम सेंसेक्स की, है ना? तो क्या है, जा तो ऊपर ही रहना, हाँ कभी कभी 2,000 पॉइंट नीचे भी जाता है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ मैक्सिमाइज होता है। फाइनेंस की निगाह उस मछली पे है जो ऊपर जाएगी, ठीक है? जाना ऊपर ही होता है हर किसी बंदे ने, ठीक है? तो याद रखना, यही जीवन का मूल है। तो तुम भी इसी पे लगे हुए हो, हम भी इसी पे लगे हैं, मैं भी ये काम इसीलिए कर रहा हूं, वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए, तुम भी कर रहे हो, और फाइनेंस तो स्पेशली हम इसी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनना भैया, भैया ये मुकेश अंबानी भैया के पास 500 करोड़ रुपए हैं, डिफरेंट सोर्सेस से आए हैं। सर ये सोर्सेस से जो आए हैं, ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, ये सोर्सेस क्या फ्री में आते हैं? हाँ, तुम्हारे पास पैसा जो आया उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, सोचो जरा। इज योर मनी फ्री? तेरे पास पॉकेट में 500 रुपए है, तो क्या वो फ्री है? नहीं, अगर तू देता हो तो दे, 500 तेरे को दूंगा 10 साल के बाद। तू कहेगा नहीं यार, 10 साल तक तूने पैसा रखा मेरा, कुछ भी नहीं, मैं 500 के 500 ही लौटा दिया, 500 की कोई औकात नहीं है क्या? अरे भाई 10 साल पहले का 500 रुपया आज तो वो 5,000 के बराबर है। अरे नालायक, 1,000 2,000 ही जोड़ के दे देता मेरे को, कुछ तो नुकसान कम होता। तू तो एकदम यार, कैसी दोस्ती यार, कैसा दोस्त तू। तो भैया दोस्तों से पैसे लेना, तो पैसा फ्री में नहीं, पैसा फ्री में नहीं आता है कि तेरे 500 रुपए लिए थे और 50 दिन के बाद तेरे को 500 लौटा दिए। भैया 50 दिन के बाद 500 लौटाए ना, बीच में एहसान है अगर 500 लौटाए तो, और नहीं तो इंटरेस्ट है, नहीं तो, नहीं तो इंटरेस्ट है, नहीं तो इंटरेस्ट है। ध्यान से नोट करो यहां पे एक छोटी सी बात, इंटरेस्ट, नोट, इज द कॉस्ट ऑफ मनी। इसलिए आप सारे सवाल में देखोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक रिटर्न की चर्चा होगी, और लिखा होगा 10%, 20%, 15%, 18%। कोई बोलेगा रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। वो क्या है? वो मनी की कॉस्ट है, वो जो पैसा लगाया है ना उसकी एक कॉस्ट है। अच्छा जी, वो कॉस्ट नहीं है, मैं प्रॉफिट जोड़ा तो वो भी है, मान लो, मान लो। तो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मनी। अब सर आपके दिमाग में आएगा, सर लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे इंटरेस्ट कितना है ना? ये सब सवाल है तुम्हारे। हाउ मच इंटरेस्ट, लिख लो, हाउ मच इंटरेस्ट, यही तो फंडामेंटल है ना। सर इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना आपने, इकोनॉमिक्स पढ़ा है? हाँ, हाउ मच इंटरेस्ट, सर एक बाजू में लिख लो, ओम सर विल टेल ओम सर विल टेल लेटर। बताऊंगा ये इंटरेस्ट कैसे फिक्स होता है, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया देता हूं, एक ब्रीफ आइडिया, दिमाग में कीड़ा डाल रहा हूं, और उससे तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा कि चलो भैया, एक तो बात पता है कि इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मनी, मतलब वो जो पैसा है 500 करोड़ जो मुकेश भैया ने लगा रखा है डिफरेंट सोर्सेस से, वो फ्री में नहीं आए, मतलब वो पैसा सिर्फ 500 करोड़ नहीं है, वो 500 करोड़ के ऊपर कुछ है। पैसा जब हम बिजनेस में लगाते हैं, 500 करोड़ लगाते हैं, एक साल के बाद 600 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो क्या हम 100 करोड़ प्रॉफिट कमाते हैं? नहीं ना सर, वो एक साल का इंटरेस्ट भी तो लगता लगा होगा ना 500 करोड़ के ऊपर, और सर बाकी खर्चे तो है ही, तो सर प्रॉफिट सारा नहीं है। ओहो, बात सही, वैल्यू एडिशन सर सारा नहीं हुआ, कुछ कम ही हुआ, 10 5 करोड़ 15 करोड़ यही हुआ, बाकी 80 85 तो सब चले गए। हाँ बिल्कुल सही समझा तुमने सर, वो बात यहां भी होगी। तो ओम सर बताएंगे कि इंटरेस्ट तय कैसे होता है।
तो आपको एक ब्रीफ हिंट देता हूं, मार्केट फोर्स तय करते हैं। और मार्केट फोर्स कैसे तय करते हैं, इकोनॉमिक्स के बच्चे थोड़ा समझ रहे होंगे, डिमांड एंड सप्लाई पे, कि मनी की डिमांड कितनी और सप्लाई कितनी है। बात समझ में आई क्या? अगर डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है तो बताओ भाई कॉस्ट कैसी होगी, इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, हाई होगा। तो सर यही लफड़ा है इसके पीछे। सर इस पे ना पूरा इलस्ट्रेशन करके सीखेंगे और इसका कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, कैसे कब कौन सा इंटरेस्ट रेट वैलिड होता है। इसी सेशन में फंडामेंटल का ही पार्ट है, बट थोड़ा आगे, अभी रुक जाओ। अभी आपके लिए क्या है कि इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मनी। तो एक तो सर कॉस्ट जो 500 रुपए हमने, 500 करोड़ रुपए हमने सर मुकेश भैया ने, हमने नहीं मुकेश भैया ने लगाए हैं, इसकी एक कॉस्ट है, ये हमें पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनो सर, इसी के बेसिस पे कभी ना कभी मान लो रिजर्व एंड सरप्लस है तो इसकी भी एक कॉस्ट है, ठीक है, से 15%। ये पैसा कहीं और लगा होता, मान लो हमने एफडी में रख दिया होता तो 10% आ रहे होते। मान लो हमने एलन मस्क के स्पेसएक्स के एक प्रोजेक्ट में लगा दिया होता तो 15% आ रहे होते। गजब है सर, बैंक से 10% और एलन मस्क से 15%। क्यों? इसका जवाब दूंगा ना लेटर, रुको सब्र करो, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल संसद में है जेरे बहस ये मुद्दा, मुद्दा संसद में चल रहा है, डिस्कशन होगा, आएगा, कुछ तो निकलेगा। इस हिमालय से कोई ना कोई गंगा तो निकलेगी। दूसरा सर इक्विटी शेयर होल्डर, सर सबसे महंगा यही होता है, क्योंकि ये मालिक लोग है ना, ये ओरिजिनल ओनर लोग हैं, इनके बड़े नखरे होते हैं। पढ़ा होगा तुमने अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर कंपनी अकाउंट में, तो सर इनके नखरे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा कॉस्ट इन्हीं की होती है। ये कहते हैं ना मेरे को तो, मैं तो मालिक हूं, मेरे को तो 16% चाहिए, नहीं बात बनेगी। लेकिन क्या है, मालिकों को तो रखना पड़ेगा, और इन्हीं की तो वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए सारा कवायद कर रहे हैं हम फाइनेंस मैनेजर। क्यों भाई राहुल, क्यों भाई चैतन्या, क्यों भाई रिया, क्या कहते हो आप लोग, बोलो, सोच के देखो। तो सर इन्हीं के लिए कर रहे हैं। अब प्रेफरेंस, अच्छा सर इनको क्या चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड चाहिए, इजंट इट? ये इंटरेस्ट थोड़ा ही लेता है, बोलो, तो पड़ा हुआ है ना तुम्हारा, डिविडेंड चाहिए इनको। सर कितना डिविडेंड देंगे, 10, 15, 16 आपने बता दिया, बट कैसे बता दिया बेटा, इसके लिए ना एक सेपरेट चैप्टर होता है, हम लोग पढ़ते हैं डिविडेंड डिसीजन। हम डिसाइड करते हैं इस नालायक को कितना देना है, कितने में ये मानेगा, कितने में ये खुश रहेगा। क्योंकि क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर को अगर खुश करके नहीं रखा ना, कीड़े पड़ेंगे, क्योंकि पैसा उसने लगाया है, उसी को कमा के नहीं दिया नालायकों, तो वो क्या बोलेगा, श्राप दे दूंगा, भस्म हो जाएगा, तू पैसे नहीं दूंगा अब आगे से। बात समझ आएगा, आई एम द ओनर, ये रिटेन्ड अर्निंग भी मेरा ही है, अपने को ज्यादा टेंशन नहीं दिखाने का। समझ में आई बात? ओके, अब सॉरी, मजे लेके पढ़ो थोड़ा। क्या ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको ना डिविडेंड में प्रेफरेंस है, लेकिन ये इतने बड़े मालिक नहीं है, मालिक तो यही है, लेकिन सर इसको प्रेफरेंस है, और इसका रेट सर थोड़ा कम होता है, से 10% पे मान जाएगा ये। लेकिन सर इसको जब भी कभी कोई वाइंड अप करना है या डिविडेंड देने की बारी आएगी, सर ना सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर्स को निपटाएंगे सर, इन शेयर होल्डर्स को पहले निपटाते हैं, इनको सर प्रेफरेंस है, डिविडेंड ही देते हैं, लेकिन इनको सर इनको 10% डिविडेंड, बात खत्म। अब सर टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन लिया सर बैंक में, बैंक को क्या चाहिए, बैंक को इंटरेस्ट चाहिए मक्खन मार के, इसको इंटरेस्ट चाहिए, से हमने 10% इन टर्म लोन लिया था तो 10% इंटरेस्ट देंगे। हाँ एक बात और होती है, इनकम टैक्स में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, इंटरेस्ट पे टैक्स की छूट होती है, इंटरेस्ट पे टैक्स बचता है, इंटरेस्ट वाला पैसा लगाने से। सर वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी 10% लेके चलते हैं, वो सब बात की बातें हैं। सर बॉन्ड और डिवेंचर होल्डर्स, सर इनको ना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो सर एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो अंबानी साहब ने, इनके जो फाइनेंस मैनेजर्स ने जो पैसा लिया है 500 करोड़, आइदर ये रिजर्व एंड सरप्लस से है, या ये इक्विटी शेयर होल्डर से है, या ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से है, या टर्म लोन से है, या बॉन्ड डिवेंचर से है, जहां से भी है सर इसकी एक कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। सर किससे ले, ये पैसा कहां से उठाएं? अब ये बहुत टेढ़ा सवाल है, कहां से 500 करोड़ रुपए, बेटा ऐसा करो, ये तो 10% है, बड़े सस्ते हैं तीनों, सारा पैसा यहां से उठा लो। तो सर ये क्या करेंगे, और पैसा मेरे पास ऑलरेडी घर में रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है 200 करोड़ रुपए, उसका क्या करूंगा, बाहर से क्यों उठाऊं? नहीं बेटा वो ऐसा है, ऐसे क्या है, ऐसा है वैसा है, ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं चलता, इसका भी साइंस है, पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर, वहां डिसाइड करेंगे
कि कौन सा फंड कहां से लगाएं, अभी नहीं जाएंगे इस लफड़े में, लेकिन हाँ इतना पता है कि मिक्स ऑफ इन्हीं का मिक्स होने वाला है। लेकिन एक बात पता है, मेरा सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसा होगा बेटा, एक लाइन की बात है, सुन लो, ये लिख लो, एक मेरे साथ फंडा लिख लो। सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस का डिसीजन जब भी लेंगे, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, ध्यान से सुनना, वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन मेरा फंडा काम में हो दम और दाम में हो कम। वाओ, मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो हमें एक फाइनेंसिंग डिसीजन लेना पड़ेगा, किस सोर्स से, इतने सारे सोर्स बता दिए आपने, किससे लूं जो हमें कॉस्ट इफेक्टिव होगा, जो हमें इजीली अवेलेबल होगा, और भी बहुत सारी बातें हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इजीली अवेलेबल होगा। सर इसी के लिए हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो अभी बात करी ना, सोर्स ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट शुड बी मिनिमम एंड यूटिलिटी शुड बी मैक्सिमम। बड़ी सिंपल सी बात है, काम में हो दम और दाम में हो कम, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ फाइनेंस हम चुनेंगे। सर लेकिन इसको चुनने के लिए हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा एज ए फाइनेंस मैनेजर, जो हमारा मेन काम है, इसे हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। तो पहली बात समझ में आ गई तुम्हारा, एक फाइनेंस मैनेजर को पहली कवायद क्या करनी पड़ती है, सर उसे सोर्स ऑफ फाइनेंस चुनना होता है, चूज करना होता है। और सर अगर मान लो दूसरी बात, अगर हमें डिविडेंड देना है, डिविडेंड, तो कितना डिविडेंड दे, 10%, 12%, 13%, 16%, इसके लिए अलग अलग मॉडल है और इसकी अलग अलग कैलकुलेशन की टेक्निक है, इसकी ग्रोथ भी, कितनी ग्रोथ होगी वो भी सब डिसाइड करते हैं। सर इसके लिए 7-8 नंबर पे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे। वो दूसरा टास्क होता है किसी भी फाइनेंस मैनेजर का, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको दो बात समझ में आ चुकी है अब तक, कि पहले तो फाइनेंसिंग डिसीजन करना है कि मुकेश अंबानी साहब को 500 करोड़ रुपए लेके बिजनेस में, धंधे में लगाना है, तो कहां से लगाना है, तो उसके लिए फाइनेंसिंग डिसीजन करना पड़ेगा। ठीक है, डन। वो कैसा होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ईबीआईटी, ईपीएस, लीवरेज, ये सब चैप्टर होंगे, अभी छोड़ो, नाम नहीं याद करना, लिखना भी नहीं। ठीक है, तीसरी चीज ध्यान से सुनना, एज ए फाइनेंस मैनेजर, एज ए सीएफओ, पैसे लग गए, पैसे की कॉस्ट भी तय हो गई, मतलब 500 करोड़ रुपए लग गए। ध्यान से सुनना, देखना जरा तीसरा, 500 करोड़ रुपए लग गए, कैश आउटफ्लो, इनिशियल फ्लो, देखो ऐसा बात, इसको नाम देते हैं इनिशियल फ्लो, लग गए। अब लगने के साथ साथ ध्यान से सुनना, सिर्फ 500 करोड़ नहीं लगे, हमारी भी लग गए। कैसे, इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पैसा था जिस भी सोर्स से था, जो ऊपर मेंशन किया था, उसकी कॉस्ट होगी। से फॉर एग्जांपल आपके सवाल में लिखा हुआ होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ, लिखो ना, इसको लिखो, ये समझने के लिए है। अरे कल को क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें पता है क्या, 80% बच्चे बात बात तक क्वेश्चन, सर ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कहां से आया, वे कहां से आया भाई, कहां से आया, पहले लेक्चर से आया, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस से आया, सीखो। तो सर ये क्या है, अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोले तो क्या, या तो इंटरेस्ट लगा होगा किसी सोर्स पे, या डिविडेंड लगा, पे किया होगा हमने, तो ये है। से फॉर एग्जांपल ये 12% है, तो बेटा एक चीज तो होएगा ना कि ये प्लस 12%। अच्छा, और कितने साल तक, वो तो प्रोजेक्ट पे लगाएंगे। और तुमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था ना अभी, क्या ही पढ़ा था, किधर गया क्वेश्चन,
3 डिफरेंट सेक्टर में लगाया, नेमली एजुकेशन, माइनिंग एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग। लगा दिया पैसा। अब देखो आ गए वापस क्वेश्चन पे लौट के बुद्धू घर को आए। 500 करोड़ रुपए, दो बात समझ में आ गई। सर ये पैसा किसी सोर्स से आया है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस से आया है, फाइनेंसिंग डिसीजन लिया होगा मैनेजर ने, उसको पता होना चाहिए, तुम्हारे भी बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन पढ़ने से पहले प्रिजम्पशन है, अजम्पशन नहीं है, प्रिजम्पशन है। मान के चल रहे हैं कि बच्चे को ये छोटी सी बात आएगा। और सर ये सेक्टर समझ में आएगा कि ऑप्शन है, 3 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, नोटो इधर लिखो। 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन के, माइनिंग के, स्टील मैन्युफैक्चरिंग के। इधर पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा। देखो इन्वेस्टेड। तो जरा पीछे चलो। तो बेटा नोट पे आओ। तो तुमने 500 करोड़ रुपए लगाया और कुछ लगाया क्या? सर हमने 500 करोड़ के साथ साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी लगाया, क्योंकि ये भी तो हमको अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा ना। और सर प्लस हमारा किया, हमने 500 करोड़ भी देना है, हमने जहां से पैसा लिया उसको इंटरेस्ट डिविडेंड भी देना है भाई लोगों को, वो तो हफ्ता भाई वसूली भाई आ जाएंगे टाइम पे। और तीसरा सर अपना क्या, हमारा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्या भूखा मरेगा? नहीं रे, तेरे को प्रॉफिट भी देगा, तेरे को भी रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो ये भी ऐड करो ना। इसके बाद जो आएगा ना, इसके बाद कुछ आता है, यही तो वैल्यू एडिशन है ना, यही तो वैल्यू एडिशन है ना, यही तो वैल्यू एडेड है मेरे मित्रों। इसको ऐसे पिक्टोरियली समझो, यही तो वैल्यू एडेड है ना। अपने को तो अल्टीमेटली यही छुपाना है, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, यही अपने को वेल्थ मैक्सिमाइज करेगा। मतलब ये 2 काम करेगा। एक, इसको भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म में, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म में। कितने लोगों को समझ में आया? स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। ये देखो बेटा, नहीं रे वो वाला लार्ज स्मॉल नहीं कर रहा हूं, पैग नहीं लगा रहा मैं, वो मैं लगाता भी नहीं। स्मॉल मिलाते जाओ, इतनी शुद्ध हिंदी में कौन सीखता है यार। और ये देखो लॉन्ग टर्म, लार्ज बनाते जाओ। उस एड का यही मतलब होता है। अपने फाइनेंस में अपने को सीखना है, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लॉन्ग टर्म में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। डिटेल में अपन तेरे को बताएगा जब हम जाएंगे वहां पे, तो थियोरेटिकली भी समझाएंगे। और यहां आपको भी बता ही रहे हैं, देखो देखो कैसे कैसे ऐड हो रहा है। तो ये प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन, रेट ऑफ रिटर्न, अपने को ये सब चाहिए। जो पैसा लगाया है, ब्रांड की वैल्यू, ये अपना वैल्यू एडिशन हो रहा है अपनी कंपनी के लिए। इसके बाद जो मिलेगा ना, ये जोड़ के अगर अपने को मिलता है। अच्छा बेटा एक चीज बोलना, यहां पे प्रॉफिट है, यहां पे लॉस भी हो सकता है क्या? सोचो सोचो, ये प्रॉफिट है, यहां लॉस भी हो सकता है, तब क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ना सिखा रहा हूं आज तो, और कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। सर अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी होएगा, और लॉस होएगा तो सर देखो सीधा क्या होएगा, इधर इंटरेस्ट डिविडेंड में जाके माइनस करेगा। ये प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस और माइनस दोनों लिखना था यहाँ पे, है ना। मतलब वैल्यू ऐड नहीं हुआ, माइनस में गया, तो क्या होएगा, इधर घर से देना पड़ेगा, इसको घर से देना पड़ेगा ना। मतलब आपा इधर 500 करोड़, ठीक है 500 आ भी गया और वो नहीं आया तो वो घर से देना पड़ेगा, घाटे का सौदा। फाइनेंस में यहां से सोचते, नॉर्मली अकाउंटिंग में यहां से नहीं सोचते, फाइनेंस में यहां से सोच चालू होती है। जहां अकाउंटिंग खत्म वहां से फाइनेंस चालू। जैसे ऑडिटिंग आफ्टर अकाउंटिंग, तो फाइनेंस आफ्टर अकाउंटिंग, वहां से सोच चालू। बैलेंस शीट अपना कुछ ज्यादा, अपने को बैलेंस शीट की अपन ज्यादा वैल्यू नहीं करते, मतलब करते हैं, मतलब ज्यादा नहीं। बैलेंस शीट से गाइडेड नहीं होते अपन, अपनी अलग दुनिया है। अपन बचाएंगे, बैलेंस शीट से सिर्फ डेटा लेंगे, हमारा हिसाब किताब अलग चलेगा भाई। कई जगह कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो मेरे से लड़ना मत, वो मैं बताऊंगा क्यों, और तेरे को समझ में आ जाएगा। स्ट्रेटजी एंड फाइनेंस दोनों बैलेंस शीट की भाषा नहीं बोलते, दोनों उनसे टकराहट रहती है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फाइट विद ईच अदर, दे डोंट कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। मतलब फाइट इसलिए कि वो हेल्दी है, इसलिए नहीं कि वहां मारम पिट्टी हो रही है, ऐसा नहीं है कि तेरा बैलेंस शीट फाड़ दूंगा आज, लेके आ तू जरा फाड़ के दिखाता हूं तेरे को, लेके तो आ, ऐसा नहीं। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ओपिनियन होता है, और उसी दोनों के बीच के संगम से ही कुछ अच्छा निकलता है, जिसे हम हीरा मोती प्लेटिनम बोलते हैं।
वो निकलेगा, तभी वैल्यू ऐड होती है। यही तो खूबसूरती है ना ऑर्गेनाइजेशंस की, तभी तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, 100 साल 150 साल चलती है। रतन टाटा का 1868 का टाटा एंड सन्स 1868 की ऑर्गेनाइजेशन आज भी दुनिया में राज कर रही है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, गोइंग कंसर्न है। क्या मजे। फाइनेंस एंड स्ट्रेटजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो कैसा है अभी ना, यहां पे अब देखना पड़ेगा कि ये क्या आया, जो आएगा ना इसको क्या बोलेंगे, कोई नाम दे सकते हैं क्या इसको? इसी को बोलते हैं कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज। तो सर यहां से लेकर के लास्ट तक सारे चैप्टर में ना अपने को यहां से यहां की जर्नी तय करनी है। यही सर सारे चैप्टर का बेस है। जो कहानी बताई, जो एग्जाम्पल दिया, जो चीजें सामने रखी, जो थ्योरी समझाई, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेके आया, और जितनी बातें कही है ना, ये अपने दिमाग में एकदम सेट रखना है, फाइनेंस समझ में आएगा। तो ये पूरी जर्नी है। मतलब सर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जोड़ के जो आया ना, तो वो कैश इनफ्लो है। तो सिर्फ कैश इनफ्लो अगर पता चल जाए तो क्या हम ये पता कर सकते हैं कि अपने को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आया? यस, पता कर सकते हैं सर। इसी डिसीजन को इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहेंगे। पैसा कहां लगाएंगे जहां से रिटर्न ऑप्टिमाइज हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर हो। और किस प्रोजेक्ट पे हाथ डालेंगे जहां आरओआई बेहतर हो, और किस प्रोजेक्ट पे हाथ नहीं डालेंगे जहां माइनस में चला जाएगा, जहां घर से पैसा देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऐसा पैसा लगा के अपन क्या करेगा रे? हाँ, सबसे बड़ा फुद्दू पागल समझा अपने को? नहीं। तो तीसरा डिसीजन तेरे को क्या लेना है एज अ तीसरा डिसीजन एज अ फाइनेंस मैनेजर, सीएफओ, तेरे को क्या लेना है? जो भी है तू, मतलब भगवान करे तो सीएफओ बने बहुत जल्दी, शुरुआत फाइनेंस मैनेजर से होगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मतलब पिछले सवाल में तीन बातें सीख गई कि अपने को सवाल में ये तीनों चीजें काउंटर करने को मिलेंगी और अपने को इनकाउंटर कर देना उनका। वो कैसे? अपने को पता होना चाहिए सोर्स ऑफ फाइनेंस, अपने को पता होना चाहिए डिविडेंड डिसीजन लेना, और अपने को पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये तो सर जब 10-9 चैप्टर कर लेंगे तब सारा पता चलेगा, लेकिन अभी पता होना चाहिए कि हर सवाल में अपने को इनका एंगल मिलेगा। तो इनका फंडामेंटल क्या है, वो फंडामेंटल अपने को अगर कंट्रोल में रहे, कभी भी कोई भी सवाल लाओ अपन रेडी है। अपने को पता है घूम फिर के यहीं से गुजरना है, फ्लो यही है। इतनी बात समझ में आ गई। जरा एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर आपको नोटिंग कराता हूं, फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। आपको क्वेश्चन पढ़ना आ चुका है मित्रों। आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर लर्निंग, यू आर लिसनिंग टू मी, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी फाइनेंस। प्लीज सीधा कैलसी लेके ना भिड़ जाना नहीं तो रटना शुरू हो जाओगे, फॉर्मूले रटने लगे कांड हो जाएगा। कांड नहीं करना, आपने को नहीं करना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखना, मैं होने नहीं दूंगा। चलो जी, ओटीसी वर्चुअल इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ रुपीज इन 3 डिफरेंट सेक्टर्स, नेमली एजुकेशन, माइनिंग एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग। 3 प्रोजेक्ट है, अपने को डिसाइड करना है। इट रिसीव्स कैश फ्लोज, आगे ना कैश इनफ्लो, फ्रॉम डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर अगेंस्ट इट इन्वेस्टमेंट। देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑफ कोर्स यह फाइनेंसिंग में, उधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिविडेंड शामिल है, डिविडेंड डिसीजन। बाय यूजिंग एफएम कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, इवेलुएट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज सुटेबल फॉर ओटीसी वर्चुअल्स। वाओ, यही तो सिखा रहा था, यही तो पिछले 30-35 मिनट के सेशन में हमने सीखा कि हमने कौन से प्रोजेक्ट पे हाथ रखना है जिसमें वैल्यू ऐड हो रही हो, जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा हो, जिसमें वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा हो लॉन्ग टर्म में। बोलो मित्रों यस और नो, ये बात तो क्लियर है ना? एज अ फाइनेंस मैनेजर नाउ यू हैव टू टेक डिसीजन। देखो तुम्हारे पे ओनस आ गया, तुम्हारे कोर्ट में बॉल है, तुम्हें खेलना है भाई। अब देखो कंचा खेलोगे कि टेनिस, तुम्हें डिसाइड करना है। द रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% पर एनम। ये किधर से आया? जवाब दो मित्रों, आपको देना है जवाब, प्लीज कम ऑन गाइस, कम ऑन टेल मी, ये किधर से आया? एकदम फ्रेशर बच्चों से मैं मान के चल रहा हूं, आप एकदम नए बच्चे, यंग हो, एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मेरे से, आपको कुछ नहीं पता, आपको फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता, जस्ट लाइक अ लेमैन वी आर डिस्कसिंग। एकदम 12th क्लास अकाउंटिंग पढ़ के सीधा आए हो अभी फाइनेंस की क्लास में। आई एम नॉट इन हरी, जिनको जल्दी थी वो चले गए, और जिनको सीखना है हम आराम से बैठ के सीख रहे हैं। द रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% पर एनम। किधर से आया रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न? क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है तू? क्योंकि यही मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सोर्स ऑफ फाइनेंस जो थे ना, उनकी जो कॉस्ट थी, जो मैंने कहा था ना, कैश आउटफ्लो प्लस
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यही है अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब मिला के अपना कैश आउटफ्लो बनेगा। ये सर अगर जो हमारा कैश इनफ्लो मिल रहा है ये सबको मिला के, उसमें ये शामिल है, अगर ये 10% से ऊपर जा रहा है, मतलब ये मिला के, मतलब आउटफ्लो से ऊपर अगर ये 10% है ना, और मान लो आउटफ्लो से ऊपर इनफ्लो तक पहुंचने के जर्नी में ये 15% का रेट अपने को मिलता है, इसका मतलब 10% तो अपन उन बंदों को दे देंगे, डिविडेंड वालों को, इंटरेस्ट वालों को पे कर देंगे, ले भैया तेरा पैसा था 10% ले, पकड़, तू ले। अब 5% बचा, ये अपना क्या है, इसी से अपना क्या होगा, प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। बात समझ में आई क्या? इसी से हम क्या करेंगे, अपने लोगों को बोलेंगे भाई ये मेरा वैल्यू एडिशन हो गया, मेरा मार्केट कैप बढ़ाने वाला, ये मेरा वेल्थ है, जो ऊपर मिला वो वेल्थ है, जो शेयर होल्डर को दे दिया वो प्रॉफिट है, जो इंटरेस्ट में पे कर दिया वो प्रॉफिट था, वो दे दिया प्रॉफिट से निकाल के, अब क्या बचा, अब जो उसके ऊपर बचा वो वेल्थ है। यही जर्नी पूरी करनी है। अब हमें एक एक प्रोपोजल में क्या है, कैश फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो दिया हुआ है, अब अपने को डिसाइड करना है ये वाला प्रोपोजल अपने लिए फायदेमंद है या नहीं है। पहला प्रोपोजल आपके सामने रीड कर रहा हूं, रीड करके देन विल गो टू नोटिंग एंड देन विल कम बैक अगेन टू सॉल्व इट एंड हाउ टू सॉल्व इट। 500 करोड़ रुपए हमने तीनों प्रोजेक्ट में लगाए। सर ये तो एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या है, पहले साल में आते हैं 100 करोड़, दूसरे साल में आते हैं 100 करोड़, तीसरे साल में आते हैं 100 करोड़, चौथे में आते हैं 100 करोड़, पांचवे में आते हैं 100 करोड़। क्या रायता फैला रखा है भाई, 100 करोड़ आए तो 500 करोड़ ही, 5 साल लगाए और 500 करोड़ आए। देख के ही लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन डिसीजन ऐसे नहीं लेंगे, ये तो सीधा दिख रहा है। कैलकुलेशन कैसे करके बताएंगे, कैसे बताएंगे कि कैश आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिटर्न ये माइनस में था कि प्लस में था, और अल्टीमेटली क्यों कहा आपने कि नो, क्यों कहा? सर ये डिसीजन लेने के लिए जरूरी है हमें इसकी कैलकुलेशन करके स्टैब्लिश करनी पड़ेगी कि ये कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो जस्टिफाइड है या नहीं, कंपनी को पसंद है ओटीसी वर्चुअल को या नहीं। करेंगे, एक एक की कैलकुलेशन करेंगे। ये देखने में आसान लग रहा है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, लेकिन फंडामेंटल सेम रहेंगे। माइनिंग में देखो 500 के बदले में 100, 200, 100 और 100 आए, 200 आए, क्या पता 600 लग रहे हैं, देख के 600 लग रहा है। इज इट प्रॉफिटेबल? लुक्स लाइक, बट आई डोंट से, आई कांट से, मतलब यहां तो काटा सीधा था, देख के ही लग रहा है, ठीक है, इधर आई कांट से। और सर यहां देखो, स्टील सेक्टर से अपने को 500 करोड़ रुपए लगाए थे, इनिशियल आउटफ्लो किया था, तो सर 200 करोड़, 100, 100, 100 और 200, पहले ही साल में 200 आ गए सीधे, तो पहले ही साल में 300 करोड़ रुपए यहां बच गए। अब 300 करोड़ में फिर 100 आ गए, फिर 100 आ गए, फिर 100 आ गए, और लास्ट में फिर 200 आ गए। सर इनको भी चेक करेंगे। और इसमें देखो, अगर देखो तो 500 करोड़ यहां तक रिकवर हो गया, पांचवें साल में जो 100 करोड़ आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, देख के लग रहा है कि ये बेहतर था, इससे बेहतर ये था और उससे बेहतर ये है, लेकिन क्या रियली ये मेरे को पसंद है? क्या रियली हमारे इस फंडे पे ये काम करता है? क्या रियली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, क्योंकि पैसे की तो औकात बदलती है, 5 साल बाद वही थोड़ी रहेगी, क्या रियली ये 10% जो पर एनम है, इससे डिस्काउंट करने के बाद भी हम धंधे के प्रॉफिट में हैं? क्या हमारा जो कैश आउटफ्लो है उससे ऊपर हमारी कुछ प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर कुछ मिल रहा है? ये चेक करेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसकी सारी टेक्निक समझाऊंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा। सिर्फ आप जो सोच रहे हो टीवीएम फंडामेंटल्स वो ही नहीं, और भी आगे की दुनिया इसी क्वेश्चन के रेफरेंस से हम सब सॉल्व करने वाले हैं। बट उससे पहले मित्रों, आपको जाना है नोट्स पे। पहले ये पॉज कीजिए और नोट कीजिए, मैं आपको 2 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, सो दैट कि यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस। सो हमने यहां से शुरू किया था, पहले ये वाला पेज आप एकदम चिपक के पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ो। फिर कम ऑन दिस पेज, पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ो। पॉज करो, पेटीएम मत करो, पेटीएम करो, पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ो। फिर थोड़ा सा इस पेज पे रह गया, पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ो। अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। आई होप आपने नोटिंग कर लिए। अब चलो सवाल सॉल्व करते हैं। अब ओनली सम्स करने वाले हैं, और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे बीच बीच में, वी आर गोइंग टू डील विद देम। So this was the question, evaluation of different cash flows. This was your funda number 1. You can note it, funda number 1.
हम डिफरेंट कैश फ्लोज को इवेल्युएट करने जा रहे हैं, तीनों सेक्टर का, तीनों प्रोजेक्ट्स का आपने पूरा कैश इनफ्लो आउटफ्लो सारा सिचुएशन जज कर लिया है। नाउ थिंग्स आर विद यू। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक एक करके इवेल्युएट करने वाले हैं कि ये वाले प्रोजेक्ट में हमें हाथ लगाना चाहिए, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज द फंडामेंटल। और इसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इंटरसेप्ट होंगे। इसी के रेफरेंस से मैं सारे कॉन्सेप्ट, सारा टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, आईआरआर का कॉन्सेप्ट, एनपीवी का कॉन्सेप्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, या जितने भी ऐसे फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस के अदर कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इंटरसेप्ट होंगे, मैं सारा यहीं पे आपको बता दूंगा। आप यहां से लेके लास्ट चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तक जितनी बातें करोगे ना, वो सारा इसी के दायरे में करने वाले हो, जो मैं आपसे धीरे धीरे करके डिस्कस करने वाला हूं थ्रू एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। लेट्स गेट स्टार्टेड माय डियर फ्रेंड्स। सो ये एजुकेशन वाला अपना था, जिसमें कि अपने को सबसे पहली चीज तो यहां पे ये थी कि हमारा कैश आउटफ्लो 5000 करोड़ रुपए का है, और दीज आर द इनफ्लोज, सेट ऑफ कैश इनफ्लोज। अगले 5 साल के अंदर ऐसा आने वाला है। 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम पॉपुलरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं, जस्ट टू रिमाइंड यू। नाउ अब सबसे बड़ी बात है कि आप कैसे इवेल्युएट करोगे कि एजुकेशन का 500 करोड़ रुपए लगा हुआ प्रोजेक्ट इस कैश फ्लो के साथ, जो अगले 5 साल के अंदर 100 करोड़ करके आ रहा है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, देख के लग रहा है कि प्रॉफिटेबल नहीं है, लग रहा है, क्योंकि आज से यार 5 साल बाद भी तुम मुझे 500 रुपए 100 करोड़ रुपए दे रहे हो, और टोटल तुम 5 साल में 500 लौटा रहे हो, तो हम तो घाटे में ही है। हमें तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है, बट टेक्निकली हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए अपने को हेल्प लेनी पड़ेगी एक छोटी सी चीज की, एक बेसिक कॉमन सेंस की। देखो, फाइनेंस के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी चीज हमें दी जाती है ना, जो भी चीज हमें दी जाती है, जो भी डेटा, जो भी फैक्ट, जो भी फिगर, जो भी आंकड़े हमें दिए जाते हैं, हम उनको आज इवेल्युएट करते हैं कि कल हो ना हो, हमें क्या पता। तो जीवन में आज डिसीजन लेना है, अभी डिसीजन लेना है, अभी एनालाइज करना है, अभी प्रोजेक्शन देनी है, अभी फाइनेंस अरेंज करना है, अभी इन्वेस्टमेंट करना है, अभी प्रपोजल को इवेल्युएट करना है, अभी में, आज में वी लिव एज इफ वी आर गोइंग टू डाई टुमारो। तो हम आज जिंदा हैं, आज की बात, इस पल की बात करना चाहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी कैश आउटफ्लो या कैश इनफ्लो का प्रोविजन हमारे पास दिया गया है, उसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें। The word I am using is present value। क्या बोला मैंने एक छोटा सा वर्ड बोला आपके लिए, ये नोट कीजिए आप, प्रेजेंट वैल्यू। सो फंडा नंबर 2, प्रेजेंट वैल्यू, एंड जिसको हम पीवी बोलेंगे, फ्यूचर वैल्यू। क्योंकि प्रेजेंट है तो फ्यूचर वैल्यू भी होगी। यस, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, पीवी एंड एफबी, पीवी और एफबी। आज का पैसा आज से एक्स टाइम के बाद, एन टाइम के बाद, या गिवन टाइम फ्रेम के बाद, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद कितना होगा, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। और वो पैसा और 5 साल बाद का, 10 साल बाद का, 3 साल बाद का, या इनफिनाइट पीरियड का पैसा आज की डेट में कितना होगा, दैट इज माई प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसको एक वर्ड में आप लिख सकते हो क्या, वैल्यू ऑफ मनी और कैश फ्लोज, इनफ्लो या आउटफ्लोज, सेट ऑफ आउटफ्लोज भी हो सकते हैं अलग अलग टाइम में, और इनफ्लोज भी हो सकते हैं टुडे। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू, वैल्यू ऑफ मनी और कैश फ्लोज ऑन अ गिवन डेट ऑफ अ प्रोजेक्ट, ऑन अ गिवन डेट। मैं तब से कैलकुलेटर खोज रहा था कि है या नहीं। यस, इट इज देयर। ठीक है, तो एज ऑफ टुडे, ऑन अ गिवन डेट, से आई से 5 years डाउन द लेन, 10 years डाउन द लेन, मेरा पैसा, आज का पैसा कितना होगा, दैट इज माई फ्यूचर वैल्यू। अब सर इसमें अगला सवाल उठता है, ये आपने टीवीएम में कर रखा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सर अगर प्रेजेंट वैल्यू है और फ्यूचर वैल्यू है, आपको नोट करना है
इस पैसे को यहां और इस पैसे को यहां की जर्नी कैसे पूरी करते हैं, कैसे पूरी कराते हैं। तो देखो, जब हम किसी फ्यूचर कैश फ्लो के स्ट्रीम को, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में आपने देखा, इस वाले एग्जाम्पल में आपने देखा कि अगले साल 100, अगले साल 100, अगले साल 100, अगले साल 100 और अगले साल 100, इसको हम आज 0 ईयर में आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू लगानी है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे अमाउंट को, हमें जो भी कैश फ्लो दिया गया है उसको करेंगे डिस्काउंट, उसको करेंगे डिस्काउंट। हमें जो मिलेगा उसे हमने करना है डिस्काउंट और उसे बतानी है उसकी आज की औकात। यही है फंडा नंबर 1 फाइनेंस का। पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें बहुत सारा कैश फ्लो दिया जाएगा, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में। हमने कुछ नहीं करना है, हमने सबको आज के डेट में उसकी आज की औकात पता करनी है, मतलब उसकी आज की वैल्यू निकालनी है और फिर अपने प्रोजेक्ट में कोई भी बात उससे आगे ही शुरू होगी। तो इसके बाद ही कोई बात शुरू होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो बच्चे ये ध्यान रखना है कि अगर हमें फ्यूचर कैश फ्लोज दिए गए हैं और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, सो टू गेट पीवी वी यूज, ये जानते हो आप, इसलिए मैं इसको फटाफट करा रहा हूं, डिस्काउंटिंग टेक्निक ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डिस्काउंटिंग टेक्निक। और सर ऑब्वियसली अगर आज के पैसे को मुझे आज से 10 दिन बाद या 10 साल बाद या 100 साल बाद वो पैसा कितना होगा, मतलब प्रेजेंट कैश फ्लोज का अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली टू गेट फ्यूचर वैल्यूज of cash flows we use कंपाउंडिंग टेक्निक्स। ये तो आपने दो चीजें पढ़ी रखी हैं, डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग टेक्निक्स, ये फाउंडेशन के अंदर। तो सर ये मैं सिर्फ बता रहा हूं कि यहां कंपाउंडिंग टेक्निक यूज करेंगे। कंपाउंडिंग टेक्निक का, डिस्काउंटिंग टेक्निक का ब्रीफ मतलब, डिस्काउंटिंग टेक्निक मतलब हमारे पास कोई ना कोई डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। वो फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करके किसी भी टर्म को, किसी भी अमाउंट को हम उसकी आज की औकात बता सकते हैं। डिस्काउंटिंग टेक्निक इस पे काम करती है। और कंपाउंडिंग टेक्निक ऑफ कोर्स यहां पे कोई कंपाउंडिंग फैक्टर होगा जो आप जानते हो। जस्ट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब बहुत ही सिंपल होता है। पहले कंपाउंडिंग देख लो। अगर कंपाउंडिंग करनी है तो 1 प्लस आई टू द पावर एन, ये है हमारा कंपाउंडिंग फैक्टर। दिस इज फैक्टर एंड फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स को याद रखना है पूरे सिलेबस के अंदर। मैं कल को इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो वहां भी फैक्टर इनटू फैक्टर, फैक्टर डिवाइडेड बाय फैक्टर करवाऊंगा। अब आगे से मैं शब्द यूज करूंगा, कंपाउंडिंग फैक्टर यूज करो और डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करो। बस इतने पर्पस के लिए बात बता रहा हूं, अदरवाइज मुझे पता है आपको पता है। और डिस्काउंटिंग फैक्टर जैसा आप देख सकते हो, ऑब्वियसली 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर एन। तो सर ये हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये हमारा कंपाउंडिंग फैक्टर। मतलब सर अब जो प्रेजेंट वैल्यू की लड़ाई थी, जो आपने हमें बताया था कि सर किसी भी फ्लो को अगर आज की डेट में उसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें उसको करना पड़ेगा डिस्काउंट। उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर की। और अगर आज के फ्लो को कल का फ्लो बताना है, आज से 10 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए जरूरत पड़ेगी कंपाउंडिंग टेक्निक की, कंपाउंडिंग फैक्टर की। और वो है 1 प्लस आई टू द पावर एन। अलग अलग, कोई इसको 1 प्लस आर टू द पावर टी भी लिखता है। डिफाइन करने के तरीके हैं, कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है। यस, मुद्दा यह है कि आई से वी मीन इट बाय इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ कंपाउंडिंग, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी हमारा रेट है उसको हम यहाँ पे रख रहे हैं। आई मीन इट एंड आई मीन बाय दिस। तो पूरे सिलेबस में हम इसको यूज करने वाले हैं। अब सर क्या है कि अब कैश फ्लोज की आप बात कर रहे हो, जैसे ना कैश फ्लोज की बात कर रहे हो, तो कैश फ्लो आपको अलग अलग तरीके को देखने को मिल सकते हैं। जैसे इसी सवाल में देखो, गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, यहां जो कैश फ्लो है इवन कैश फ्लो है। देखो 100 100 100 100 100, अगले 5 साल तक 100 मिल रहे हैं। दूसरे वाले सवाल में देखोगे अनइवन है, 100 200, फिर यहां से यहां तक इवन है, और यहां पे अनइवन है, 100 200, फिर 100, फिर 100 100 100, फिर 100 100 100, ऐसा चल रहा है।
तीसरे वाले में देखोगे तो बहुत ही अनइवन है, 200 100 100, यहां दो जगह आके इवन हो गया, देन 100 यहां भी इवन हो गया और फिर यहां अनइवन हो गया। तो मतलब चेंजिंग है, हो सकता है 334 और 540 का भी आंकड़ा मिले आपको, वो भी डेटा मिले, तो डिपेंड करता है। इसका मतलब सर बहुत सारे वैरायटी ऑफ कैश फ्लो स्ट्रीम्स हमें देखने को मिलेंगे, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हमने ये चीजें निकालनी है। यस सर, उसका नाम भी आपको पता ही होगा। तो हम मेजर तौर पे पूरे सिलेबस के अंदर दो तीन टाइप की चीजें करने वाले, ध्यान से देखना। पीवी और एफवी, मोस्टली हम पीवी यूज करते हैं, ऑफ इवन कैश फ्लोज, एक जैसे, जिसको हम बोलेंगे एन्युटी, ठीक है, एन्युटी। दूसरा होगा पीवी और एफवी ऑफ अनइवन कैश फ्लो, जो आपने देखा, अनइवन कैश फ्लोज। तीसरा होगा परपिचुटी, जैसे कि शेयर्स के केस में, जैसे आप किसी कंपनी का शेयर बाय करते हो, डिविडेंड मिलता है, तो मान के चलते ना, गोइंग ऑन कंसर्न है, मैं इसका शेयर होल्डर हूं पूरी लाइफ के लिए, हूं इनफिनाइट टाइम के लिए, उसका भी पीवी एफवी निकालना होगा, तो उसके लिए भी हमें सर फॉर्मूले तो बनाने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए भी तो सर हमें कैलकुलेशंस करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। पीवी ऑफ मेनली परपिचुटी, याद आया कुछ? और यहां पे विद ग्रोथ होगा जी, कई बार ग्रोथ होती है, जैसे डिविडेंड है तो वो ग्रो कर रही है एक्स रेट से 8% से पर एनम, तो सर ये कैसे निकालेंगे? और सर विदाउट ग्रोथ, तो सर अलग अलग टाइप से हमारे पास चीजें दी होंगी, उसके लिए हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन सारे कैलकुलेशन के बेस में याद रखना एक चीज, कुछ भी निकालना हो ना, अपने टेक्निक जो होगी ना ये वाली, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड कंपाउंडिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू के लिए अपने पास डिस्काउंटिंग फैक्टर और फ्यूचर वैल्यू के लिए कंपाउंडिंग फैक्टर, ये चेंज कभी भी नहीं होएगा। तो ये सर इतना ही टीवीएम का कॉन्सेप्ट सर अपने को यूज करना है। ऑफ कोर्स मैं फॉर्मूले बनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम इन चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए या तो हमें कैलसी ट्रिक हमारे काम आएगी, या हमारे पास ऐसा ना प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, या हमारे पास कंपाउंडिंग फैक्टर के नॉर्मल टेबल्स, हमारे पास कंपाउंड वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ अ लमसम अमाउंट और अ स्ट्रीम ऑफ अमाउंट, इसके लिए हमारे पास टेबल्स ऑलरेडी दिए होंगे और कैलसी के शॉर्टकट ट्रिक्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, इसके थ्रू हम करने वाले हैं। तो मोस्टली सवाल में आपके ये सारे इंडेक्स, ये आपको ये टेबल ऑलरेडी दिया होता है, आपको उसी को यूज करना होता है, लेकिन अगर ना भी दिया हो तो कैसी ट्रिक बताऊंगा, आपको ये टेबल भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से हम इसको सारे कैलकुलेशंस करने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकलिटीज नहीं है। लेट्स मेक इट सिंपल, इजी, इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग, और बेसिक मैथमेटिक्स है, फंडामेंटल्स को क्लियर करके अपने को सारा कुछ करना है, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू दिस विथ मी। सो बस इतनी सी बात है, आई होप कि आपने ये नोटिंग कर ही ली होगी, ये जरूरी है कर लेना। ये वाला पेज एक बार पॉज करके प्लीज नोट कर लो, जस्ट फॉर रिमाइंडर कि इतनी वैरायटी ऑफ स्ट्रीम्स हमें देखने को मिल सकती हैं, और इतनी वैरायटी ऑफ स्ट्रीम्स के साथ अपन काम करने वाले हैं, और फैक्टर्स एंड टेबल्स बनाने के लिए अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कुछ एग्जाम में दिया होता है, फॉर्मूले अपने को डेवलप करने नहीं है, वो फाउंडेशन में अपन कर चुके हैं, एंड आई होप। चलो अब सवाल पे चलते हैं, ठीक है, आई होप यू हैव नोटेड। चलो सवाल पे चलते हैं, सवाल हमारा बहुत ही क्लियर है, सवाल पे चलते हैं। सर देखिए, पहले तो हम एजुकेशन वाले पे थे, तो एजुकेशन वाले को ही निपटाते हैं, सारी बातें हम बेस बैकग्राउंड तो समझ ही चुके, कुछ ज्यादा है नहीं। देखो अपने पास ना पहला तो 500 है, तो 500 का तो ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू 500 ही होगा। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, आई विल से 500 करोड़ रुपए। नाउ अब हमें इन 100 की पीवी निकालनी है, तो इसको यहाँ पे हमें, यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में अपने को निकालना है, ये टेबल मैंने आपके लिए ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। तो कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट का रेट है अपना कितना, 1.1, मतलब 10%। तो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले साल को 5वें साल में लेके जाना है, कितनी बार डिस्काउंट होगा सोचो जरा, सॉरी पहले साल को हमें 0 ईयर में लेके आना है, कितनी बार डिस्काउंट होगा, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 टू द पावर 1, यही हुआ ना।
दूसरे वाले का फैक्टर क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 टू द पावर 2। तीसरे वाले का होगा 1 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 3, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 4, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 5। और आपको देख के लग रहा है ना ये इवन स्ट्रीम्स है, इसे हम बोलते हैं एन्युटी। एन्युटी का टीवीएम का सम आपने किया होगा, नहीं तो मैं इसकी डिटेल वीडियो भी आपसे शेयर कर दूंगा। अगर आपको टीवीएम पूरा पढ़ना है उसके लिए मैंने अलग से रिकॉर्डिंग कर दी है आपके लिए, बट यहां पे आई होप कि आपको क्लियर है। तो ये एन्युटी का फैक्टर है। अब इसका दो तरीका है, या तो हम 1 बाय 1 इसको डिवाइड करें, तो इसका फैक्टर सारा निकाल देता हूं। आप अपने स्क्रीन पे अपने कैलसी पे कैलकुलेट करना शुरू करो। और एक छोटी सी बात आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कैलसी कौन सा होना चाहिए जिसमें जीटी का बटन हो, जीटी बटन हो जिस कैलसी में, यही कैलसी अपने काम की है, बाकी किसी काम की नहीं है, जिसमें जीटी का बटन हो, राइट। जीटी वाली कैलसी हमें यूज करनी है। तो जरा करना शुरू कीजिए। 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1, ये हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया किसका, पहले साल का। कितना आया, कितना आया 0.90909 कुछ ऐसे आया, 3 बार। आप 3 तक लिखो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने तो लिख दिया, बट आपको इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 0.909 और करो, कितना आया 0.8 इक्वल टू 8264। और कितना आया 0.7513। और कितना आया, 3 या 4 बार लिख लो, 0.6830। और कितना आया 0.6209। दिस इज लाइक व्हाट। अब इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां सारा डेटा लिख लो एक एक करके। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 90.90, ये हो जाएगा 82.64, ये हो जाएगा 75.13, ये हो जाएगा 68.30 और ये हो जाएगा 62.09। इनको ऐड कीजिए, तो यहां आपको इनको ऐड करके आपको क्या मिलेगा, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज मिल जाएगा क्या, जरा बताना कितना मिला। और इसका दूसरा तरीका है, अगर एन्युटी हो, इफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपको एक शॉर्टकट देता हूं, बहुत ही आसान है। या तो आपके पास टेबल दिया होगा, उसमें ये सारे दिए होंगे, इन सब को ऐड कर लोगे आपस में, तो एन्युटी फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो एन्युटी फैक्टर अगर आपको वैसे भी कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए, तो बहुत ही सिंपल है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, यही कर रहे थे ना हम 5 बार, 5 साल का है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 5 टाइम्स हमने कर दिया एन्युटी फैक्टर को। और 5 टाइम्स करने के बाद जीटी का बटन दबा दिया, कितना आया जरा कैलकुलेट करके देखना। मतलब क्या था यहाँ पे, एन्युटी फैक्टर किसका, 10% का 5 इयर्स के लिए। कैसे निकला, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 5 टाइम्स और जीटी कर दिया। तो जीटी करके कितना आया अपने पास, 3.79, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3.7907। कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि 100 की ही कंसिस्टेंट फ्लो थी ना अपने पास। एन्युटी का तो मतलब यही होता है ना कि एक फिक्स सम ऑफ मनी एक्स एन ईयर्स के लिए मिलती जा रही है अपने आप को, हमें हमें ये हमने सर टीवीएम में भी किया था 379.07 या 08। तो सर अपने को कितना आ गया 379.08। आप इसको भी जब सम टोटल करोगे तो यही वाली फिगर आपके पास आ जाएगी। आ जाएगी क्या, बोलो यस और नो, 379.08। अब ध्यान से सुनो, अब आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। आप बोलोगे सिंपल सी बात है सर, जब मैंने इन कैश फ्लो के स्ट्रीम्स का 100 करोड़ रुपए जो आए हैं, इनको आज की वैल्यू निकाली तो ओनली 379.08 करोड़ रुपीस आए, लगाए तो हमने 500 करोड़ है आज की डेट में। तो आज की डेट में मैं घाटे में हूं, कितना घाटे में हूं, तो सर वो निकाल लो 121 पॉइंट समथिंग, 120 पॉइंट कुछ 92, 120.92। तो आप क्या बोलोगे, नॉर्मल लेमेंस लैंग्वेज में क्या बोलोगे, प्रोजेक्ट इज नॉट प्रॉफिटेबल। व्हाई, रीजन इज 500 माइनस 379.02 इज इक्वल टू माइनस 120.92
92 crores. This is the reason why I say that this project is in loss, not profitable. I should not go for this project. तो सर ये प्रोजेक्ट तो हमने इवेल्युएट कर लिया, ओटीसी वर्चुअल का एजुकेशन सेक्टर में लगाया हुआ 500 करोड़ रुपया बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं है। सर ये कैसे डिसाइड किया आपने? इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? ये तो समझ में आया कि इसको डिस्काउंट करने के लिए आपने डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज की, डिस्काउंटिंग टेक्निक में डिस्काउंट फैक्टर यूज किया, कैश फ्लो इवन थे तो हमने वहां पे एन्यूटी माना उसको, 5 साल तक लगातार बराबर पैसा मिल रहा है, टीवीएम में पढ़ा था बचपन में, एन्यूटी माना, एन्यूटी फैक्टर कैलकुलेट करने का शॉर्टकट भी सीखा, बट अल्टीमेटली हमने कैश इनफ्लोज की पीवी और कैश आउटफ्लोज की पीवी। सर ये बार बार आप वर्ड कैश आउटफ्लोज क्यों यूज कर रहे हो? आपने तो एक ही बार पैसा लगाया है बेटा, ये मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज, ये एक्सप्लेन करना जरूरी है। ऐसा तो नहीं ना कि ये पैसा एक ही बार लगा है, हो सकता है बीच में फिर 200 करोड़ रुपए मुझे चौथे साल में लगाने पड़ते तो उसकी भी मुझे पीवी निकालनी पड़ती, आज की औकात बतानी पड़ती, हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट, जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, जो भी कैश फ्लो मिलेगा। जब हम डिसीजन लेंगे, जो भी हमने पैसे लगाए होंगे या पैसे आए होंगे, उसकी आज की औकात डिस्काउंट करके निकालेंगे और फिर डिसाइड करेंगे ये प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। ये बेसिक फंडा है फाइनेंस का। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा कोई और फंडा नहीं है, बाकी तो सब माया है और माया किसी की नहीं है। ठीक है, तो मुद्दा यही है, इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं। लेकिन सर ये जो काम आपने किया लेमेंस के तौर पे, इसको टेक्निकली फाइनेंस में क्या कहते हैं? तो उसके लिए जरा नोटबुक पे आइए, पहले वो एक्सप्लेन करता हूं, वो नोटिंग कराता हूं, फिर अगले 2 कैलकुलेशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, आपको ज्यादा मजा आएगा, आप खुद ही खुल के खेलोगे। बेटा फाइनेंस में एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं फंडा नंबर 3। फंडे याद रखना, छोटे छोटे फंडे हैं, बेसिक्स हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि एकदम एक ऐसे बच्चे को मैं ये फाइनेंस की क्लास दे रहा हूं जो बिल्कुल फाइनेंस पहले दिन शुरू कर रहा है, जिसको कुछ भी नहीं आता, बीकॉम में है, सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट, एकदम पहली क्लास कर रहा है, एफएमएसएम शुरू करने वाला है, उसको कोई पता नहीं। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं, और वो समझना चाहता है दुनिया चल क्या रही है, और उसने एक छोटा सा टीवीएम का कॉन्सेप्ट किया या नहीं भी किया है, क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें कैलकुलेशंस तो बता ही रहा हूं। यस, ठीक है, फॉर्मूले आपको दे ही रहा हूं। अब देखो ध्यान से, फंडा नंबर 3 जिसे हम बोलते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू? बहुत ही सिंपल है। नेट प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू which decides, no, which helps us decide about the profitability of a given प्रोजेक्ट। तो आज से आप क्या बोलोगे? हमने जो पिछली कैलकुलेशन में निकाला वो क्या निकाला था? एनपीवी निकाला था। जो 120 माइनस 120.92 जो अपना निकल के आया था वो क्या था? एनपीवी था, नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का नेट। ऐसा ही हुआ ना? सो अब फॉर्मूला ले लो, एनपीवी इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज। वर्ड फ्लोज बहुत सारे हो सकते हैं, इंटरवल पे हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं, अनइवन हो सकते हैं, एन्युटी वाले हो सकते हैं, परपेचुइटी वाले हो सकते हैं, ग्रोथ के साथ हो सकते हैं, विदाउट ग्रोथ हो सकते हैं, सारी कैलकुलेशन सीखेंगे ना आगे। माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज। और आउटफ्लो जरूरी नहीं कि इनिशियल ईयर में इनिशियल फ्लो, हो सकता है कि दूसरे तीसरे चौथे पांचवें साल में भी हम 10, 5, 20 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। यू नेवर नो, कोई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ गई, कोई और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आ गई, तो मना थोड़ा ही कर देंगे कि नहीं एक बार पैसे दे दिए दोबारा मत पूछना, नहीं तो पोस्टर बना दूंगा। तो बोलेगा कसम, माँ कसम, मैं तेरी पोस्टर बना दूंगा, तेरा प्रोजेक्ट गया तेल लेने, बाढ़ में गया तेरा प्रोजेक्ट, है ना, निपटा देगा वो।
सर ठीक है, तो सर ये तो एनपीवी निकल आया, अब आप डिसाइड कैसे करते हो कि कौन सी एनपीवी को हम मानेंगे कि ये हमारे फेवर में और कौन सी हमारे फेवर में नहीं है, और कौन से केस में कुछ भी नहीं हो रहा? तो इसके डिसीजन रूल भी हैं, तो आओ डिसीजन रूल भी लिख लो, पूरी जिंदगी के लिए लिख लो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 9, वहां पे इसको डिस्कस करेंगे, बट वो सारा काम फंडामेंटल है, तो वो यही डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस के अंदर। सो डिसीजन रूल्स, 1, इफ एनपीवी इज इक्वल टू 0 से नेट प्रेजेंट वैल्यू में कोई भी मैच फिक्स थर्ड अंपायर के पास चला गया, मतलब डिसीजन ही नहीं हुआ कोई, ना तो पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, दोनों की पीवी बराबर मैच कर गई, हम नहीं खेलते भाई, मैच कैंसिल, क्योंकि भाई कोई डिसीजन ही नहीं हुआ, टाई हो गया। तो टाई हो गया तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट है, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? ब्रेक इवन पॉइंट कहीं इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो, कहीं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा हो, बोलो। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां कोई प्रॉफिट लॉस है ही नहीं, तो छोटी सी बात लिख लो यार, ये कौन सी बड़ी बात है? अ पॉइंट वेयर देयर इज नाइदर NEI प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब कंपनी ये कहती है कि भैया ऐसा है एनपीवी इज इक्वल टू 0, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया, मैच टाई हो गया, यहां ना तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, मतलब अपने को माया से मुक्ति मिल गई है, अपने को कोई माया अपने को अट्रैक्ट नहीं करती, मतलब माया, मोह माया, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं मैं, किसी और माया की बात नहीं कर रहा, नहीं मतलब दिमाग में चल रहा हो कहीं। चलो, इफ सॉरी यार, माया के चक्कर में मैंने गलती कर दी। इफ एनपीवी इज मोर देन 1, जैसा कि पिछले केस में बिल्कुल नहीं था, अगर एनपीवी पॉजिटिव है, मींस इट इज पॉजिटिव, तो भाई प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल, सिंपल, प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल। सर इसी के लिए इतना पापड़ बेल रहे हो, देखो क्या है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए ना, तभी तो आप प्रैक्टिकल सवाल लगाओगे, नहीं तो सवाल तो सॉल्व कर लोगे, उसका डिसीजन क्या है। और सीए इंटर में और सीए फाइनल में एएफएम के अंदर हमने ना धीरे धीरे हम डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये क्या एकदम बेसिक बातें हैं, यहां से लेकर फाइनल तक ये शाश्वत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये लगी रहेंगी वैसे ही रहेंगी। तो इसीलिए मैं बार बार आपको एकदम बेसिक सारे क्लियर कर रहा हूं, ताकि दिमाग में ना चीज देखो और ऐसे रिएक्शन आए। अभी आपको लग रही होगी कि टाइम लग रहा है, बट आगे चल के बहुत छोटी बात हो जाएगी, यहां बस 2 मिनट के लिए पढ़ रहे हैं हम, लेकिन बार बार आएगी, बार बार अलग अलग तरीके से रूप रंग बदल बदल के आती है ये एनपीवी, और अपने को परेशान करती है, ठीक है। और तीसरी, बट क्या है, अगर फंडामेंटल क्लियर हो जाए, इफ एनपीवी इज लेस देन 1, तो सर मतलब ही साफ हो गया कि ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट इज इन लॉस। तो अब बताओ एक्सेप्ट करोगे रिजेक्ट करोगे? तो बड़ी सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर नेगेटिव में है तो सर इसको रिजेक्ट कर देंगे, कोई बेवकूफी होगा जो नुकसान में जाएगा। तो सारा गेम एनपीवी का है, तो 3 डिसीजन रूल आपके सामने होंगे, और बहुत सारा कैश फ्लो आपके सामने होगा, आपको जो मिलेगा उसे बताओगे, उसकी आज की औकात मतलब निकालोगे, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू, और उसके बेसिस पे आप इनफ्लो एंड आउटफ्लो का डिफरेंस निकालोगे, आपको एनपीवी का पता चलेगा, उसके घर का एड्रेस मिलेगा, एड्रेस को देख करके आप देखोगे एड्रेस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 के बराबर है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे। 0 है नो डिसीजन, कुछ नहीं समझ में आ रहा, देखेंगे करेंगे, चलो कोई बात नहीं, कई लोग इस पे डिसीजन ले भी सकते हैं, नहीं भाई इस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ते हैं, नुकसान तो नहीं हो रहा ना कम से कम, वो डिसीजन आपने लेना है, न्यूट्रल है ये पॉइंट। अच्छा जी, अगर मान लो आपके पास, ध्यान से सुनो, अब एक और ब्रेन स्टॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके पास 3 प्रोजेक्ट थे, 4 प्रोजेक्ट थे, पहले प्रोजेक्ट में आपको लॉस हुआ, दूसरे प्रोजेक्ट में आपका एनपीवी पॉजिटिव है, तीसरे प्रोजेक्ट में एनपीवी पॉजिटिव है, यहां एनपीवी नेगेटिव था, और यहां पे भी एनपीवी पॉजिटिव है। अब बताओ डिसीजन कैसे लोगे कि किस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए? सर बहुत ही सिंपल है,
एनपीवी नेगेटिव है तो नहीं जाना चाहिए, पॉजिटिव है तो विल कंपेयर। क्या कंपेयर? पॉजिटिव है सर, इसका मतलब है, ध्यान से सुनो, एक और बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। पॉजिटिव है इसका मतलब है, अभी एक छोटी सी बात बताऊंगा, जरा दिमाग लगाने की कोशिश करना, मैं देखता हूं कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है। पॉजिटिव है इसका मतलब है कि जो हमारा डिस्काउंट रेट था, जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, हम उससे आगे निकल चुके हैं। नेगेटिव है इसका मतलब है कि जो हमारा 10% का रेट था, डिस्काउंट रेट, चलो क्वेश्चन पे जरा देख लो एक बार दोबारा से, हमने जिस रेट से डिस्काउंट किया था वो क्या था? ये 10%। ये क्या था हमारा? हम मान के चल रहे हैं हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल था ये 500 करोड़ रुपए लगाए हैं ना, तो सर इस पे जो पैसा है ना हमको वो भी देना है, तो सर इन सब को हम उसी रेट से डिस्काउंट कर रहे हैं क्योंकि इतना तो हमें देना है पीछे हमारे इन्वेस्टर्स को, तो उससे तो डिस्काउंट करेंगे ना, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए ना कम से कम, लेकिन वो नहीं मिल रहा ना सर, यहाँ पे वो नहीं मिल रहा, ये नुकसान में है, ये नुकसान में है, मतलब वो रिकवर ही नहीं हो रहा। 500 करोड़ रुपए तो आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहा है? वो 10% नहीं आ रहा। बोलो यस और नो, तभी ये माइनस में है, नहीं तो 500 करोड़ रुपए हमारा प्रिंसिपल तो आ ही गया था, क्या नहीं आया था? 120.92 करोड़ में क्या नहीं था? क्या था ये वो अमाउंट था जो हमने हमारे माई बाप को, इन्वेस्टर्स को, स्टॉक होल्डर को, शेयर होल्डर, सॉरी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, हमारी कंपनी का जो रिटेन्ड अर्निंग यूज किया था उसके लिए, रिजर्व एंड सरप्लस यूज किया था उसके लिए, डिवेंचर, बॉन्ड, इंटरेस्ट जो हमने देना था ना सर, वो है ये अमाउंट। ये नहीं आया, ये आ गया होता ना तो हमारा एनपीवी 0 हो जाता। बोलो यस और नो, अगर ये आ गया होता तो हमारा एनपीवी 0 हो जाता, मानते हो ना आप? हमारा एनपीवी 0 हो जाता, कम से कम ब्रेक इवन पे रहते कि हमारे 500 करोड़ आ गए और जो मालिक लोगों ने पैसे लगाए थे उनके पैसे आ गए। यस और नो? कॉमन सेंस, धंधे में यही है, फाइनेंस में यही समझना है। वो नहीं आया, वो नहीं आया, अग्रीड, वो नहीं आया। ये क्लास इसी के लिए है, आपको समझ में आ रहा है? आगे और अच्छा समझ में आएगा अगर इतना समझ में आए। ये क्लास इसी के लिए है। ये बात ना बहुत देर तक बच्चे नहीं समझते, वो अकाउंटिंग के हिसाब से ना टेबल बना बना के, फॉर्मूले रट रट के सिर्फ कैलकुलेशन निकाल रहे होते हैं। मैंने देखा है, मैंने ये मतलब समझने की कोशिश करी है और मैंने बहुत सारा ऑब्जर्व किया है। वो क्लासेस को भी इसी तरह से देखते हैं कि बस ये कैलकुलेट किया, ये आ गया, हाँ जी आ गया, आंसर मैच हो गया, टिक। आईसीआई के क्वेश्चंस में ये बातें नहीं होती, वो जो नए क्वेश्चन आते हैं ना उसमें वो आपके दिमाग के बैकएंड पे ये सब बातें चलनी चाहिए कि ये क्या था, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से ये क्या चल रहा था, ये क्या है जिसकी वजह से नेगेटिव आ गया। 500 के बाद भी हम माइनस में क्यों हैं? 100 करोड़ करके 500 करोड़ आ गए उसके बाद भी माइनस में क्यों है? क्योंकि जो धंधे का इंटरेस्ट, धंधे का डिविडेंड जो था ना, जो देना था, जो कमिटमेंट थी मालिकों को, वो नहीं मिला, इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं आया, सिर्फ वो प्रिंसिपल आया। तो वो जो नहीं आया 5 सालों में, वो नुकसान है हमारा। अगर 0 होता तो कम से कम वो आ गया होता, और अगर सरप्लस है तो अब बताओ क्या आया। मतलब अगर तुम्हारा एनपीवी पॉजिटिव हो रहा है तो क्या आ रहा है, यही यही फिलॉसफी समझनी है। इसका मतलब 10 के ऊपर कुछ आ रहा है, यस और नो, और वही हमारा प्रॉफिट है। क्योंकि 10% अगर हमारा आ गया, 10% रिकवरी हो गई, तो चलो भाई जो हमने पैसे देने थे आगे वो आ गए, वो दे दिए उनको, किसी को डिविडेंड मिला, किसी को इंटरेस्ट मिला, बात खत्म, ठीक है। लेकिन अगर इससे ऊपर आया तो वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, यस और नो, और ये आती रहेगी तो लॉन्ग टर्म में हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, यस और नो। बस सर यही फंडा है, यही समझना है, इसीलिए सर हमने आपको ये फंडा दिखाया। नोट्स पे आ जाइए कि अगर लॉस में है तो मतलब 10% हैज ऑल्सो नॉट बिन रिकवर्ड। अब कितना नहीं रिकवर हुआ वो एक अलग टेक्निक है, वो पता करेंगे कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। और अगर पॉजिटिव में है तो मींस वी आर अर्निंग अबव 10%। सो नाउ द सम इज कि किस प्रोजेक्ट में हाउ मच, ये लिख लेना, हाउ मच अबव 10%।
तो से सर फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा भी प्रॉफिटेबल, तीसरा भी प्रॉफिटेबल, चौथा भी प्रॉफिटेबल, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में मेरा 12% की रिकवरी है, 12% का रेट ऑफ रिटर्न है, इसलिए पॉजिटिव है। तीसरे में मेरा 11% है और चौथे में मेरा 18% है। तो नाउ यू हैव टू कंपेयर ऑल पॉजिटिव्स। नेगेटिव को काटा मारा और पॉजिटिव्स को कंपेयर किया, एंड फाउंड दैट दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस सेक्टर इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस सेक्टर इज माय सेकंड प्रायोरिटी एंड दिस सेक्टर इज माय थर्ड प्रायोरिटी। अगर इन दोनों में पैसा लगाने का मौका नहीं मिला तो मैं यहां लगाऊंगा, क्योंकि चलो भाई इसमें भी तो 1% प्लस में जा ही रहे। This is the beauty. This is how you will take decision in financial management. It's not that one thing that you told is final. Positive है लगा दो, अरे नहीं, रुको रुको, सबर करो भाई, इतनी जल्दी क्या बात की है, थोड़ा सबर करो। ऐसा है कि दूसरे प्रोजेक्ट भी ऑप्शन में, हाँ 18 है लगा दो, और वहां लगाने एनपीओ रिलीज हुआ, बहुत से सॉरी आईपीओ रिलीज हुआ किसी कंपनी का, और तुम्हें पूरी कैलकुलेशन करी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा ज्ञान लगाया, और तुमको पता था टाटा का आईपीओ है। देखना ध्यान से, टाटा का आईपीओ है, जरा एक फंडामेंटल सिखाता हूं। यहां ना मेरे को 18% का रिजल्ट तो गारंटीड है। एक और आईपीओ आया एलेक्सा का, से फॉर एग्जांपल, यहां 16% है, और एक और आया किसी और का, एक्स वाई जी का, ओटीसी वर्चुअल का, यहां 12% है। और मेरा ध्यान से सुनना, मेरा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10% है। तो ये तीनों मेरे लिए अच्छे हैं, लगा डालो, लाइफ में लगा डालो। अब आपने क्या किया, सारा का सारा पैसा उठा के टाटा के आईपीओ में लगा दिया, उधर उधर लगाने की सोच ली, इन दोनों को अप्लाई नहीं किया आपने। हुआ क्या, यहां आपका आईपीओ खुला तो आपका नंबर ही नहीं आया, आपको शेयर अलॉट ही नहीं हुए। अब क्या करोगे बताओ? तो गई भैंस पानी में, ज्यादा लालच के चक्कर में कहीं के नहीं रहे। लालच, ठीक है, तो गए काम से। अब देखो इन दोनों में, लेकिन अगर तुमने यहां लगाया होता यहां, और तीनों में से तुम्हें जो है ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये मिल गया, तो कोई नुकसान है तुम्हारा? नहीं, यहां भी 2% तुम कमा ही रहे हो, तो लगा डालो, लगा देना जब आए तो, सिंपल सी बात है। चलिए, तो सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले तो ये जितनी बातें मैंने लिखी ना, जरा फटाफट ये फंडा नंबर इसको जरा पॉज करके नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए, फिर आगे जाएंगे। फंडा नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉब्लम सॉल्व करके उसकी सारी कहानी निकाल लेना, दिस इज द ब्यूटी। उसके बाद सर आप इसको पॉज करके नोट कीजिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप कि आप अपने वर्ड्स में, अपनी टर्मिनोलॉजी में नोट करेंगे। अब आप चलिए दूसरे दो सेक्टर जो बचे थे उनकी कैलकुलेशन पे चले। सॉरी, एक बात और रह गई, जो मैंने ये समझाया आपको, ये वाला, कि ये जो नेगेटिव था तो इसका मतलब 10% से कम आ रहा था, और जो ये पॉजिटिव था मतलब ये 10% से ज्यादा कुछ मिल रहा है अपने को, ठीक है, 18, 12, 16 समथिंग लाइक दैट। इसको लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे, ये तो सिर्फ ख्यालों में रह जाएगा कि सर ने बड़ा अच्छा समझाया था, अपने को बहुत बाप रे बाप तो मास्टर बन गए, आईपीओ में पैसे कैसे लगाने पता चल गया। इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात थी, सैंपल था, ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत बातें हैं, सिर्फ इतने से बात नहीं चलेगी। तो आओ, डिसीजन रूल्स for NPV and डिस्काउंट रेट्स कैसे समझोगे आप, कंपेयर करके कैसे देखोगे, अ कंपैरिजन। if NPV is positive, it means rate of return, expected rate of return, no, no, only rate of return. Rate of return is more than discount rate, cost of capital, or expected
rate of return. Number 2, if NPV is negative means vice versa. इतना क्यों लिखना? Vice versa means rate of return is less than discount rate or cost of capital, vice versa. प्लीज सर, प्लीज इसको नोट कीजिए और फिर सर आप सवाल पे चलिए. अब सवाल सॉल्व करना आपके लिए आसान है. आप डिस्काउंट कंपाउंड करके बस इन रूल्स को लगाना, चेक करना, कंक्लूड, ये सारी फिलॉसफी कंप्लीट हो जाएगी. आई होप यू हैव नोटेड. चलो सवाल पे आते हैं. तो ये वाले का तो बिल्कुल क्लियर है, ये नेगेटिव में है, मतलब सीधी सी बात है, इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% से नीचे है. सारी फिलॉसफी यहाँ पे क्रॉस चेक कर दो जितना अभी तुमने फंडे नोट किए. चलिए अब आ जाइए माइनिंग वाले प्रोजेक्ट पे. जरा इसको आप खुद से करने की कोशिश कीजिए फटाफट. 10% डिस्काउंट रेट है. स्ट्रीम देखो 100, 200, 100, 100, 100. तो अब ये क्या है? ये मिक्स्ड स्ट्रीम है. देखो ध्यान से सुनो, अभी तक ये स्ट्रीम की बात मैंने नहीं करी थी. मिक्स्ड स्ट्रीम है. यहां तक अनइवन है लेकिन ये 3 साल का इवन है. तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इन दोनों को तो इंडिविजुअली डिस्काउंट करें. इसको 5 साल से, इसको 4 साल से, और ये तीनों को जोड़ दें इनके हम डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को, और वो एन्युटी का फैक्टर हो जाएगा 100 इंटू तीनों का फैक्टर. लेकिन आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो. इट डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स. ठीक है, चलिए करते हैं, फटाफट करो. ये आपका एक्टिविटी है, होमवर्क करो फटाफट. ये तो 500 ही रहेगा, तो इसी टेबल से फटाफट करो. यहां हो जाएगा 909, 90.90, क्योंकि यहां 0.909 होगा. 1 डिवाइडेड बाय 1.1 हो गया, इक्वल टू 0.8264 मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू 165. ओके, ये क्या हुआ? पावर मोड, व्हाट इज दिस? ओके, सॉरी, एक सेकेंड. सो 165.29 दूसरे का होगा 0.7513, यहाँ होगा 0.6830, यहाँ पे होगा 0.6209. करो भाई, 75.13, 68.30, 62.09. इनको ऐड करो, इनको माइनस करो किसमें? 500 में, और यहां तुम्हें क्या मिलेगा? एनपीवी. देखो कितना निकला, जरा कैलकुलेट कर लो. 90.9 प्लस 165.29 प्लस, बहुत ही सिंपल है, 75.13 प्लस 68.30 प्लस और 62.09 इज इक्वल टू 461.71. लो, 600 करोड़ रुपए आए स्ट्रीम में, तो भी 10% के हिसाब से हम नेगेटिव में ही रह गए. तो बताओ एनपीवी कितनी होगी? ये तो कैश इनफ्लो की पीवी है. ठीक है, अब बताओ मुझे एनपीवी कितनी होगी? -500 इज इक्वल टू -38.29. कोई कैलकुलेशन एरर हुई हो तो चेक कर लेना, वैसे चांस कम है लेकिन फिर भी चेक कर लेना अगर कोई करी हो तो. ठीक है, तो जरा देखो इसको, इसका मतलब क्या है? यहां पे 3-4 रूल हो गई. एक, एनपीवी इज नेगेटिव, सो इसका मतलब डिस्काउंट रेट इज, इसका मतलब रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन डिस्काउंट रेट. तो ये सर प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन ये प्रपोजल एजुकेशन वाले से बेहतर है, बट फिर भी रिजेक्टेबल है. एनपीवी के रूल्स के हिसाब से रिजेक्टेबल है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिकवर नहीं हो रही है. 38.29 रुपीज आ जाते तो मैं कहता कि ब्रेक इवन पे आ गए, एनपीवी 0 हो जाती. लेकिन वो रेट क्या है वो भी निकालना सीखेंगे आगे चल के, कि वो कौन सा रेट है जब हमारे को हम कह देंगे कि अब हम ब्रेक इवन पॉइंट पे है भाई, इससे ऊपर कुछ मिल रहा है तो उस पे जाएंगे. एक और टेक्निक है, उस पे भी हम आएंगे इस टॉपिक के बाद. अब आप तीसरे वाले को खुद सॉल्व कीजिए. जरा आपको 3 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 से ज्यादा मिनट नहीं लगने चाहिए. इसको प्लीज सॉल्व कीजिए.
आई होप कि आप कर ही रहे होंगे पॉज करके, लेकिन मैं भी आपके साथ साथ करता हूं। 0.909, 0.8264, 8264, 0.7513, 7513, इसी तरीके से टेबल बनते हैं तुम्हारे। ये एग्जाम्स में जनरली दिया होगा 6830, और द लास्ट वन 0.6209, 0.6209। करो कैलकुलेट फटाफट। तो ये हो गया 909, सॉरी 0.909 इंटू 200, 181.80। दूसरा 8264, ये हो गया 82.60, 68.30, 68.30, 0.6209 इंटू 200, 124.18 प्लस 68.30 प्लस 75.13 प्लस 82.60, 82.60 प्लस 181.80 is equal to 532.01, means 532. We can say the sum total of this is PV of cash inflows is 532.00. This is what it is. 532 रुपीज अपने को मिल चुके हैं। अब बताइए ये प्रोजेक्ट कैसा है, मतलब स्टील वाला प्रोजेक्ट अपने को बहुत पसंद आ रहा है। यहां क्या है, एनपीवी इज इक्वल टू 32, हेंस प्रूव्ड दिस इज पॉजिटिव, एनपीवी इज पॉजिटिव, मींस इस प्रोजेक्ट के अंदर जो अपने को रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो हमारे डिस्काउंट रेट से, मतलब मालिकों का पैसा देके 32 करोड़ रुपए अपने पास बचने वाले हैं, और यही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, यही हमारे वेल्थ को लॉन्ग टर्म में मैक्सिमाइज करेगी अगर हम सारे प्रोजेक्ट में ऐसे ही जाते जाएं। ये भी अभी मैं डिस्कस करके आपको स्टैब्लिश करूंगा कि स्टॉक मार्केट में, इसका पहले समरी कर लो, इसको लिख लो। सो रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन डिस्काउंट रेट or cost of capital or expected rate of return. So accept this proposal. आगे आपको इस टाइप के सम्स आएंगे और एग्जाम में आते हैं ऐसे सम्स कि बताओ भाई ये 3-4 टाइप के प्रोजेक्ट थे, इसमें हमने पैसा लगाया, तो किस तरीके से हम जस्टिफाई करेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए और नहीं, और क्यों करें, क्यों। तो आपके पास 3-4 लॉजिक है, एनपीवी का प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होना, एक तो प्रिंसिपल ये है डिसीजन रूल, और दूसरा ये एस्टैब्लिश करना कि कैसे मैं डिसाइड करूं, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज आएंगे सिमिलर लाइन पे और वहां आपको पूछा जाएगा बताओ भाई ये केस में बताओ रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंट रेट से ज्यादा है, कम है, इक्वल टू है या नोटा है, नन ऑफ द अबव है, और क्या करोगे आप, इसी टेक्निक से कैलकुलेट करके आप आंसर दोगे। तो जो सबने सीखा अभी पिछले 1-1.5 घंटे में, जो छोटी छोटी बातें, नॉट आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़ी बड़ी बातें सीखी हैं, बट जो सीखी हैं वो फाइनेंस का एकदम फंडा है कि हम फाइनेंस में पहला कदम जो बढ़ाते हैं वो किधर को बढ़ाते हैं। ऐसा तो होगा नहीं जाना राइट है और जा लेफ्ट को रहे, तो फिर कभी नहीं पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पे। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, टीवीएम भी एक्सप्लेन करता चलूंगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जितने कॉन्सेप्ट लगेंगे, चाहे एन्युटी हो परपेचुइटी हो, सब समझाऊंगा इसके साथ, लेकिन उसका एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में सीए इंटर, सीए फाइनल, और खास करके जो सीएमए और सीएस के कोर्सेस हैं उसका जो उसमें एप्लीकेशन इसका कहां कैसे, यूजेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से टीवीएम के कॉन्सेप्ट, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज के कॉन्सेप्ट, उनको मैंने खींच के लाके ना आपके सिलेबस के अंदर जहां जहां यूज हो रहा है जिस जिस तरह से, उसको मैं सामने रख रहा हूं इस पूरे सेशन के अंदर। जब हम उन चैप्टर्स को करेंगे तो हमारा काम, यू विल सी कि बस चीते की चाल बाज की नजर, और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करते, फिर दिल से निकलेगी, तब मोहब्बत होगी, तब दिल से निकलेगी कि ये इजी है, इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग है, ये पेपर कर सकते हैं यार। और जब ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि कर सकते हैं तो एक्चुअली हम कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक बातें बताई है मैंने, कोई हाई फाई बात नहीं करी यार, मेरे को देखो हाई फाई बात करनी नहीं आती, क्या है अपन बिल्कुल बेसिक वाले लोग हैं।
तो और मैं मान के चल रहा हूँ मेरे सामने जो बच्चा बैठा है वो एकदम फंडामेंटल से चीजें सीखना चाहता है, वो समझना चाहता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन बताता हूँ और फिर मैं उसका यूज भी बताऊंगा। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, पूरा एनपीवी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग करी, प्रोजेक्ट को इवेलुएट किया, डिसीजन लिए, इसका फंडा बताता हूं। एक छोटी सी बात बताता हूं। मान लो एक कंपनी है टाटा मोटर्स, आपको एक टास्क दे रहा हूं, आप आज जाना किसी भी ऐप के ऊपर, ग्रो ऐप के चले जाना, GROWW ग्रो ऐप के ऊपर जाना और देखना कि टाटा मोटर्स के स्टॉक का रेट क्या चल रहा है, शेयर का रेट क्या चल रहा है। शेयर इज ट्रेडिंग एट, है ना, एट व्हाट अमाउंट। सो यू विल फाइंड दैट समवेयर अराउंड 1012 समथिंग समथिंग, इस टाइप का कुछ चल रहा होगा। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि कल तो इसका स्टॉक 900 पे था, फिर उसके बाद चढ़ते चढ़ते ये 1012 पे आ गया, फिर चला चला, फिर देखोगे अगले दिन ये 1010 रुपए पे है, फिर देखोगे अगले दिन ये 980 पे है, फिर अगले दिन देखोगे ये चला गया 1120 रुपए पे। यार ये फ्लक्चुएशन शेयर्स के प्राइस में क्यों होती है? और जब, और मान लो टाटा मोटर्स के, एक तो ये चीज ऑब्जर्वेशन होगी, मैं ग्रो ऐप पे नहीं जा रहा, मैं आपको जाने को कह रहा हूं, मैं चाहूं तो अभी खोल के सब दिखा सकता हूं, बट इससे तुम्हारा दिमाग नहीं खुलेगा। तुम्हें तो ये लगेगा कि सर ने तो सब दिखाया, हाँ मैंने देखा था, हाँ ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे ऐसे हो नहीं रहा था, ऐसे ऐसे तुम्हें फील करना है। टाटा मोटर्स के स्टॉक की तुम 20 डेज की हिस्ट्री देखना। ठीक है, आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करने को बोल रहा हूं, आपका दिमाग खुलेगा, तब आपको फाइनेंस से मोहब्बत होगी, प्यार होगा। जब तक आप फाइनेंस को स्टॉक मार्केट में नहीं अप्लाई कर सकते तो फाइनेंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नहीं यूज कर सकते, कोई फायदा नहीं है। आप मॉडलिंग नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं, मॉडलिंग मतलब वो वाली नहीं, फाइनेंशियल मॉडलिंग, उसमें यूज नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, सारा एप्लीकेशन, सारा डिसीजन रूल वहां ले जाके देखने की कोशिश करो, तब तुम्हें मजा आने लगेगा, मजा, और मजा ही मजा है। फिर उसके बाद ये पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एकदम रियल लाइफ है, डे टू डे लाइफ है। अब देखना, अब तुम्हें दिमाग में एक सवाल आना चाहिए देखते हुए, मैं उम्मीद कर रहा हूं आएगी, यार ये ऊपर नीचे क्यों होते हैं? बहुत सारे फैक्टर हैं, तुम्हें ये समझाया जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो देखने चले जाओगे, वहां लिखेगा सो मेनी फैक्टर्स, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन और रेट फ्लक्चुएशन ऑफ टाटा मोटर्स। और मैं आज बता दूं आपको, ये स्टॉक आने वाले समय में 5,000 रुपए तक जाने वाला है। तो कभी किसी को खरीदना हो, पैसे लगाने हो, टाटा मोटर्स में लगा लेना, ईवी सेक्टर में। अब देखो ये मैंने कैसे बता दिया, इसके पीछे भी बड़ा सारा साइंस है, लॉजिक है, बताऊंगा आगे कैसे बताया मैंने। और देखना मेरी बात सच होगी, आज से 5 साल 6 साल बाद देखना ये 3-4 हजार पे होगा, आराम से होगा, उससे ज्यादा पे हो सकता है, कम पे नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूं। तो अब कैसा है कि ये फैक्टर, ये बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन एक मेजर फैक्टर होता है। जैसे मान लो ना, आप किसी दिन देखोगे एक न्यूज आएगी, एक फैक्टर बताता हूं कि टाटा मोटर्स ने आज $3 बिलियन इन्वेस्ट करना है। देखना ध्यान से, इन्वेस्ट करना है कहां भाई? ईवी सेक्टर में। ऐसा डिसाइड किया किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, आईसीआई का बोर्ड ऑफ स्टडीज नहीं। आज एक डिसीजन हुआ है, बोर्ड का डिसीजन हुआ है टाटा मोटर्स के या टाटा एंड सन्स के बोर्ड में डिसाइड हुआ, $3 बिलियन हम डालने वाले हैं। कहां पे? टाटा मोटर्स के अंदर। भाई ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है कहां? ईवीज बनाने में, ईवी सेक्टर में। टाटा मतलब मोटर्स अपना ईवी सेक्टर ग्रो करने जा रहा है और यहां यहां इन्वेस्ट करेगा। टेस्ला के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, टेस्ला। न्यूज देखना कैसे इंपैक्ट डालती है मार्केट। टेस्ला के साथ एक टाई अप हुआ, एक कोलैबोरेशन हुआ, एक कंसोर्टियम बनाया और $3 बिलियन डालने का इंडियन मार्केट में सोच लिया, प्लान कर लिया और ग्लोबली बेचने वाले हैं इसको इंडिया में बना के। सर ये जो इन्वेस्टमेंट की न्यूज आई ना, ये इन्वेस्टमेंट की न्यूज आई, ध्यान से सुनना, इमीडिएटली तुम देखोगे स्टॉक प्राइसेस इसके भागेंगे ऐसे। अगर ये 1012 पे है ना, सीधा पहुंचेंगे 1150 पे। क्यों 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 क्यों? क्योंकि हुआ क्या, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया? ये जो इन्वेस्ट किया $3 बिलियन,
इसकी इन्वेस्टमेंट का, ये तो आउटफ्लो हो गया। एक प्रोजेक्टेड, ध्यान से सुनना, प्रोजेक्टेड, सर ये फेल भी हो सकता है क्या, तभी तो वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लोज की स्ट्रीम। भाई डिस्कस की होगी ना बोर्ड ने कि अगर 3 बिलियन आज लगा रहे हैं तो आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन ऐसे नहीं लिए जाते मित्र कि सिर्फ पैसा लगा दो। अरे भाई क्या आएगा, वो प्रोजेक्शन पहले आती है, सभी तो सीएफओ बैठे होते हैं, फाइनेंस मैनेजर बैठे होते हैं, और सर वो प्रोजेक्शन देते, मार्केट खुद की प्रोजेक्शन लेता है, ये प्रोजेक्शन देते हैं और इसके बेसिस पे इनकी पीवी निकालेगा वो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न डिस्कस होगा कि भाई ये जो हम पैसे लगा रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, से एक प्रोजेक्शन दिया बोर्ड ने, एक प्रोजेक्शन दिया सीएफओ ने, रेट ऑफ रिटर्न 18% मिनिमम होगा। और फिर देखा शेयर होल्डर्स ने, उनको पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है इस कंपनी की, सबको पता है भाई, बैलेंस शीट आउट है, चीजें सामने है, बोर्ड ने ये भी डिसाइड किया 10%, इसका मतलब यार ये 8% का सरप्लस आने वाला है, ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा, तभी तो टाटा मोटर्स ने $3 बिलियन लगाने का सोचा होगा। जैसे अभी हमने माइनिंग, एजुकेशन और बाकी सेक्टर्स को इवेलुएट करके देखा, वो भी तो अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इवेलुएट करके देखता होगा। अब उसको ये जो पीवी उसने निकाला, हमारे टेक्निक से जो उसने पीवी निकाली, एनपीवी निकाली, उसको पता चला कि भाई ऐसा करके हमें 8 से 10% का एनपीवी मिलने वाला है। मतलब फॉर एग्जांपल अपने को $500 मिलियन की प्रॉफिट होगी अगर आज इसकी हम कैलकुलेशन करें, अगर आज प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकालें, टोटल प्रॉफिट्स की, प्रॉफिटेबिलिटी की, 10 साल डाउन द लेन का सारा पैसा का कैलकुलेशन आज की डेट में अगर हम उसको प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखें, तो ऑब्वियसली इनफ्लो एंड आउटफ्लो के ऊपर, मतलब 3 बिलियन लगाया तो उस पे 500 मिलियन का प्रॉफिट होगा। आप देखोगे तुरंत 500 मिलियन के बराबर इसकी मार्केट कैप, ये भी देखना वहां पे डेटा दिया होगा फाइनेंशियल्स के अंदर, ये सब एक्टिविटी आपने, मार्केट कैप अगर मान लो 3,04,000, 3,40,000, 500 मिलियन थी, तो आप देखोगे ये सीधा बढ़ के 3,41,000 मिलियन हो जाएगी, क्योंकि ये 500 मिलियन इसमें जुड़ जाएगा, और ये कहां जुड़ेगा, हर शेयर होल्डर के प्राइस में, शेयर होल्डर की प्राइस, शेयर की प्राइस, शेयर होल्डर्स की शेयर की प्राइस उस दिन बढ़ जाएगी। वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ कि नहीं, ये इंपैक्ट है इस पूरे फिलॉसफी का, कि मार्केट तुरंत उसकी परसेप्शन पे काम करना शुरू कर देता है। वो 500 मिलियन का जो प्रोजेक्शन है ना प्रॉफिटेबिलिटी का आज की डेट में, भाई भविष्य में तो होगा वो 1200 1500 कुछ ऐसा होगा, उसकी आज की वैल्यू जब उसको डिस्काउंट करके निकालेगा ना, तो वो 500, वो प्रोजेक्शन का पार्ट है, वो 500 उसके मार्केट कैप में दिखने लगेगा, स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट लेने लग जाएंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही छोटी सी बात है, और भी बहुत सारे फैक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज द फाइनल फैक्टर, बट एक फैक्टर कैसे स्टॉक के प्राइस पे, शेयर के प्राइस पे असर डालता है, ये हमें सीखने को मिलेगा इस एग्जांपल से। आई होप यू अंडरस्टूड इट। आज हम बिल्कुल यहीं पे कंक्लूड करेंगे, आगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आज मैंने बेसिकली आपको सिखाया, बताया, सॉरी, और हमने सीखा। मैंने क्या सिखाया, मैंने पहले ही कहा था फाइनेंस कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता। बहुत छोटी छोटी 3-4 बातें बताई कि एक फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्यों, कब, कैसे, ये सब हमने चीजें सीखी। पैसा क्या है, मनी क्या है, मनी का कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट है, राइट। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट फ्लो में लाने के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक, कंपाउंडिंग टेक्निक, कंपाउंडिंग फैक्टर से प्रेजेंट को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, ओके। प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन कैसे करते हैं, एनपीवी के टेक्निक के बेसिस पे करते हैं। एनपीवी कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल, डिस्काउंटिंग टेक्निक या कंपाउंडिंग टेक्निक यूज होती है, कंपाउंडिंग से भी आप निकाल सकते हो फिर डिस्काउंट करके, वो भी होगा तो ऑल्टरनेटिव मेथड भी बता दूंगा, बट वो जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यूज नहीं होती, जरूरत भी नहीं है उसकी। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो कंपाउंड करके निकालेंगे, उसका एक अलग मेथड है, उसकी जरूरत है नहीं आपको, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं करके दिखा दूंगा, या अगली क्लास में एक वैसी भी कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा, ताकि तसल्ली रहे, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो बात बराबर है, नाक कहीं से भी पकड़ो वही वाली बात है, बट यही टेक्निक पॉपुलर है।
ठीक है। फिर एनपीवी के रूल्स क्या है? एनपीवी पॉजिटिव है इसका मतलब है कि सर एनपीवी मोर देन 1 है, इसका मतलब सर वो पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, उसका सर रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। जीरो है तो ब्रेक इवन पे है अपन, मतलब पैसा वसूल हो रहा है, बस इतना है। नेगेटिव है तो सोचने वाली बात है, लॉसेस में है, ये वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं करेगी, ये नीचे की तरफ ले जाएगी। इतनी चीज करी, इन चीजों को, इन डिसीजंस रूल को हमने अप्लाई किया और एक छोटी सी एक्टिविटी आपके लिए दी है। जरा सोचिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आज आप ग्रो ऐप पे जाके ये मूवमेंट देखेंगे 20 दिन का, और ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि जो सर ने बताया कि अगर एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आ जाता है तो कैसे मार्केट उस पर रिएक्ट करता है, और स्टॉक मार्केट में उसका अपवर्ड मूवमेंट, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के परसेप्शन पे। तभी मैं कहता हूं ना, वैल्यू एक परसेप्शन है। अभी कुछ हुआ नहीं है, पैसा जा रहा है, अभी सिर्फ उसकी अनाउंसमेंट हुई है, बट उसका इंपैक्ट मार्केट में अभी दिखेगा। अभी यही फाइनेंस है, बैलेंस शीट में और अकाउंटिंग में और फाइनेंस में यही डिफरेंस है कि हम सारा प्रोजेक्शंस, स्पेकुलेशंस, वर्थ की वैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग, हम आगे के प्रोजेक्टेड डेटा पे आज बताना होता है हमने आज। इसीलिए कहते हैं अकाउंटिंग इज हिस्ट्री, जहां हम हिस्टोरिक डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, एंड फाइनेंस इज मिस्ट्री। फाइनेंस एक मिस्ट्री है जिसको हम सॉल्व करते हैं, और मिस्ट्री को कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता। मिस्ट्री सीखी जाती है, लर्न की जाती है, महसूस की जाती है। दिले दीदार अगर है तो नजर में इश्क पैदा कर, दिल में इश्क को दे जगह ऐ मेरे दोस्त, इल्म से शायरी नहीं आती। विश यू ऑल द बेस्ट। यू आर वाचिंग एफएमएसएम विद ओम। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहां हम बात करेंगे नए टेक्निक की, से हम एक और टेक्निक सीखेंगे अपार्ट फ्रॉम बेसिक टीवीएम कॉन्सेप्ट्स। जो जो इंटरसेप्ट होंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद फॉर्मूला, विद डेरिवेशन। हम सीखेंगे आईआरआर टेक्निक ऑल्सो, कि सर ये जो रेट ऑफ रिटर्न जो बार बार आप बोल रहे थे ना, ये इतना होगा तो ज्यादा है और कम है, ये रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे? अभी तक तो वो निकाल के नहीं दिखाया आपने। अभी तक तो अमाउंट पे डिसीजन लेना सिखाया आपने एनपीवी के ऊपर, और आपने डिसीजन रूल दे दिया कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है इसका मतलब रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। तो सर ये रेट ऑफ रिटर्न कितना है? अगली क्लास में ये सिखाऊंगा ये रेट ऑफ रिटर्न कितना है अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर। तो सर आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी जीते रहिए, अपना, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आई होप यू लाइक इट। तो मेरे को व्हाट्सएप करेंगे आज आप, जो कमिटमेंट किया आपने 5 बातें, और जब भी डाउट होगा वहीं पूछेंगे। ऑल द बेस्ट।